हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर ग्रंथ लेक्चर सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म के एक एक फैक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे और चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पे पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नियर कपिलवस्तु इन 563 BC। इनके फादर का नेम था शुद्धोधना, जो कि शाक्या क्लैन को बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम था माया देवी या फिर महामाया, जो कि कोलियान क्लैन को बिलोंग करती थी। ठीक है, फादर शाक्या क्लैन को बिलोंग कर रहे हैं और मदर कोलियान क्लैन को बिलोंग कर रही हैं। और इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी जो ओरिजिनल मदर थी माया देवी, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, उसके बाद 16 साल के जब भी हुए तो इनकी शादी कर दी गई यशोधरा के साथ, जो कि शाक्या क्लैन की ही डॉटर थी। इतने फैक्ट्स इनिशियल आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड याद होने ही चाहिए। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ये फैक्ट्स ऑलरेडी रटे हुए होंगे, बट मेरी जिम्मेदारी है जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं, उनको भी याद करवाना है। ठीक है, तो मैं तो ट्रिक्स बताऊंगा इनके भी। ठीक है, अब आगे आपको देख लो कि आपको कौन सी ट्रिक्स को अपने साथ रखना है, उनको आप नोट कर लो। जो आपको ऑलरेडी चीज़ें याद है उनकी ट्रिक्स मत नोट करना। ठीक है, अपने बी सेलेक्टिव वाइल वॉचिंग दिस लेक्चर। जो चीज़ें आपको लगता है आपको ऑलरेडी पता है विदाउट एनी ट्रिक्स, तो उनकी ट्रिक्स आप मत नोट करना। और जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देख लो उसको हिसाब से। सबसे पहले देखो यहाँ पे कि गौतम बुद्ध, ऑफन लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। गौतम बुद्ध की जो बर्थ ईयर है वो 563 BC है। ठीक है, और वहीं महावीर जैन जो है, महावीर वर्धमान महावीर, उनका 599 BC है। राइट, अब इन दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आप पढ़ तो लेते हो सुपरफिशियली, बट एग्जाम में आपको भूल जाता है। तो इसको याद करने का एक तरीका ये है कि महावीर का लिखो पहले। महावीर का 599 है। ठीक है, और गौतम बुद्ध का क्या है? गौतम बुद्ध का ऐसे 5 9 का उल्टा कर दिया करो, 6 ऐसे कर दिया करो। 9 9 है ना, और गौतम का 6 उल्टा मान लो। ठीक है, और इसमें से 3 माइनस कर दो तो 563 आ जाएगा। इस तरह से एक इमेज बना लेना कि महावीर का जस्ट उल्टा है गौतम का डेट ऑफ बर्थ 6 वहाँ 9 है, यहाँ 6 है। 9 को उल्टा करोगे 6 हो जाएगा ना, बस। और 6 में से 3 माइनस कर दोगे तो गौतम बुद्ध की एज आ जाएगी। ठीक है, ओरिजिनली देखा जाए तो लगभग 30 ईयर्स का गैप था इन दोनों की एज में। तो ये तो आपको याद हो गया महावीर और गुप्ता का ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, अभी एक चीज़ और देखो कि गौतम के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध जो है उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो लोग गौतम बुद्ध में और महावीर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो महावीर थे, महावीर आगे जैनिज्म पढ़ोगे आप इनके बारे में, उनके फादर का नेम सिद्धार्थ था। ठीक है, महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोनों में कभी कंफ्यूजन मत रखना। महावीर के जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध का खुद का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक एक चीज़ें मैं सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ आपकी। नेक्स्ट इज, अब गौतम बुद्धा के फादर का क्या नाम था? महावीर के फादर का नाम तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्धा के जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधना, शुद्धोधना। और माता का नाम था माया। माया याद रख लो बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना माया देवी या महामाया, आप माया याद रखना। शुद्धोधना वॉज फादर एंड मदर वॉज माया। कैसे याद रखोगे? गौतम बुद्धा का जन्म किस लिए हुआ था? माया से लोगों को शुद्धि दिलवाने के लिए। लोग माया में पड़े हुए हैं, लोगों को थोड़ा शुद्ध करो। ठीक है, तो माया से लोगों को शुद्ध करने के लिए आए थे। ठीक है, लोग माया के चक्कर में पड़े हैं, थोड़ा सा उनको सॉर्टेड करो, उनकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो शुद्धोधना और माया इस तरह से याद रखना, माया से शुद्ध करने के लिए ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो जिन्होंने इनको बड़ा किया उनका नाम था गौतमी। तो गौतमी, गौतम, ये तो बहुत कॉमन, सब कनेक्ट कर ले जाओगे। राइट, उसके बाद जो जिनसे इनकी शादी हुई वो थी यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से जिनकी शादी हुई, सिंपल सा नाम है, याद रख लेना। और इनके बेटे का नाम था राहुल। राहुल, ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। शुद्धोधना, माया, गौतमी प्रजापति और यशोधरा और राहुल, इतने नाम से गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड हैं, वो याद रखना लाइन से। ठीक है, बेटे का नाम राहुल, वाइफ का नाम यशोधरा, मॉम का नाम माया और गौतमी प्रजापति, फादर का नाम शुद्धोधना। ये सारी चीज़ें आपकी ज़ुबान पर रटी होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, रटी होनी चाहिए। ऑप्शन देते ही खटाक से टिक करो। इनका जो बर्थ प्लेस था वो था लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, कपिलवस्तु था। ठीक है, कुशीनगर या सारनाथ ये सब मत कर देना, याद रखना कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी एक जगह है, लुम्बिनी। ठीक है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि जो शुद्धोधना थे इनके फादर, वो शाक्या क्लैन के थे, और जो महामाया थी वो कोलियान क्लैन की थी। दोनों के क्लैन भी याद रखना। फादर के क्लैन शाक्या है,
मदर की क्लैन कोलियान है, कोलियान और शाक्या दो क्लैन्स थी, याद रखना। इनकी वाइफ का जो भी क्लैन है वो भी शाक्या था, वाइफ और फादर का क्लैन सेम है, शाक्या शाक्या, बट जो मदर का क्लैन है वो कोलियान क्लैन है। इतने से फैक्ट्स थे, मगर अच्छे से पढ़ने में इतना टाइम लग गया, इसलिए एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा करो, भले ही कितना टाइम लगे, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आई होप अब आपको नहीं भूलेंगे यहाँ से। इनकी जो वाइफ थी यशोधरा, उनके कुछ और भी नाम अलग अलग टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, जैसे गोपा, बिंबा, बड़ा छन्ना, ये 2-3 नाम याद रखना। बिंबा तो खास करके याद रखना, बिंबा, ठीक है। और बड़ा छन्ना, ये सब नाम याद रखना किसके हैं। अगर क्वेश्चन आगे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि व्हाट आर द अदर्स नेम्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के और क्या नाम है, उसमें लग जाएगा बड़क छन्ना, नहीं, बड़क छन्ना, बिंबा, गोपा, ये सब यशोधरा के दूसरे नाम हैं, ये याद रखना। इनके बेटे का नाम था राहुल, ठीक है। अच्छा, बुद्धा को ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए घर छोड़ के, उनको 4 सीन दिखे थे। सबसे पहले एक बीमार, एक बूढ़ा आदमी दिखा, फिर एक बीमार आदमी दिखा, फिर एक डेड बॉडी दिखी, और एक सेंट दिखा, सेंट। 4 चीज़ें दिखी, डेड बॉडी, ठीक है, सिक पर्सन, एक बूढ़ा आदमी, और उसके बाद एक सेंट, ठीक है। ये 4 चीज़ें दिखी बुद्धा को। उसके बाद जो सिद्धार्थ थे यानी बुद्धा, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों सबको छोड़ के घर छोड़ दिया, ठीक है। कब छोड़ा? जब 29 ईयर्स के थे। देखो शादी कब हुई? जब वो 16 साल के थे। 29 साल में घर छोड़ दिया, और 35 ईयर्स की एज में उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया। तो 16, 29, 35, ये तीनों याद रखना। 16 साल में शादी हुई, 29 साल में घर छोड़ा, और 35 साल में एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया। यानी कि घर छोड़ने के इतने साल बाद अटेन किया, 6 ईयर्स के बाद। घर जब छोड़ा उसके 6 साल के बाद बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अचीव किया, ये बात याद रखना, राइट। अबैंडनिंग द होम, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज़ बीन कॉल्ड महाभिनिष्क्रमणा। ये जो घर छोड़ने वाला जो इंसिडेंट है बुद्धा की लाइफ का, इसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमणा। कैसे याद रखोगे? महाभिनिष्क्रमणा इसी को बोलते हैं जो बुद्धा ने घर छोड़ा, ठीक है। कहीं इसको आप महापरिनिर्वाणा से कंफ्यूज ना कर जाओ। ये चीज़ कैसे याद रखोगे? महाभिनिष्क्रमणा, सिंपल सी बात है। भिनिश मतलब घर से निकल के किसी को भनक तक नहीं लगने दी, किसी को भनक तक नहीं लगनी, ठीक है। घर से निकल गए, किसी को भनक तक नहीं लगनी, महाभिनिष्कर्मा, महाभनक ऐसे करके याद रखना बस। भिनिश को भनक से कनेक्ट कर लेना। घर से चले गए, किसी को भनक तक नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद जब ये निकले यहाँ से, सबसे पहले ये मिले सांख्या फिलॉसफी के एक आचार्य से जिनका नाम था अलार कर्मा। वैशाली पे इनसे इनकी मुलाकात हुई, ठीक है। और वैशाली में किससे मुलाकात हुई? अलार कल्मा से, जो कि सांख्या फिलॉसफी के आचार्य थे। अब ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, तो कैसे याद रखोगे? बुद्धा जब घर से निकले तो एक कलम लेकर निकले थे, और नीचे मुँह करके चुपचाप कागज़ पे संख्या लिखते हुए कलम से संख्या लिखते हुए कागज़ पे आगे बढ़ते रहे, वैशाली तक पहुंच गए। ऐसा क्यों कर रहे थे? कलम से संख्या क्यों लिख रहे थे? क्योंकि उनको लगा कोई पहचान वाले रास्ते में बता देगा मेरे घर पे, इसलिए नीचे मुँह करके चुपचाप कलम से एक पेपर पे संख्या लिखने की एक्टिंग करते हुए पहुंच गए वैशाली, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, सबसे पहले संख्या लिखते हुए कलम से वैशाली पहुंच गया सबसे पहले, ठीक है। ईजी स्टोरीज बना लो, ये स्टोरीज टफ लगती हैं, थोड़ी ईजी स्टोरीज बना लो कि बुद्धा घर से निकले, कलम से संख्या लिखते हुए वैशाली पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो थे वो वैशाली से आगे बढ़े, राजगृह पहुँच गए। राजगृह में इनको दूसरे आचार्य मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुट, ठीक है। तो यानी कि जब घर से निकले, घर से वैशाली पहुँचे कलम से संख्या लिखते हुए, उसके आगे जब वैशाली पहुँच गए अब तो कोई डर है नहीं, तो रुद्र राम ऐसे जाप करते हुए जाप करते करते राजगृह तक पहुँच गए, ठीक है। राजगृह पहुँच गए। तो ये चीज़ें याद रखना, वैशाली क्या करते हुए पहुँचे और राजगृह क्या करते पहुँचे। तो दोनों के टीचर्स के नाम याद रहेंगे, अलार कराम और रुद्रक रामपुट। ये दोनों टीचर्स हैं बुद्धा के, याद रखना, ठीक है। इन्होंने, ये एक तरह से धर्माचार्य हैं, ये भी आचार्य हैं, ये भी धर्माचार्य हैं, तो एक तरह से टीचिंग से मिली ना उनको बुद्धा को इन लोगों से। अब इन्होंने जब टीचिंग्स वगैरह ले ली अलार कलाम वगैरह से, उसके बाद 6 साल तक मेडिटेशन किया बोधि ट्री के नीचे बोध गया में। 35 ईयर्स की एज में जाके इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन, साफ साफ लिखा है, राइट। उसके बाद जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया तब इनको कहा गया बुद्धा। ऐसा क्यों बोला गया? एनलाइटनमेंट के बाद ही तो बुद्धि आएगी ना, उसके बाद तो सिद्धार्थ थे, एनलाइटनमेंट हुआ बुद्धि आ गई, तो इनको बोला जाने लगा बुद्धा। और ये जो बुद्धा थे इनका अनदर नेम था तथागत, ठीक है। बुद्धा का दूसरा नाम क्या देगा? तथागत। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मेरा एनलाइटनमेंट हो गया, बट लोग कैसे मानेंगे? लोग तो यही कहेंगे ना, जो तथागत तौर पे अपने आप को बुद्धा कह रहा है वो यही है, जो तथागत तौर पे अपने आप को बुद्धा कह रहा है वो यही है, जो तथागत बुद्धा। एनलाइटनमेंट मिलने के बाद लोगों को इजीली विश्वास नहीं हुआ, तो लोग कह रहे हैं तथागत तौर पे जो बुद्धा कह रहा है अपने आप को यही इंसान है, ठीक है। एक्चुअल में तथागत का मतलब है ही हु हैव वोन द ट्रुथ, राइट। हाउएवर एग्जैक्ट मीनिंग बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हर जगह अलग अलग लिखी हुई। तथागत का मतलब अगर आज है जस्टिंग को तो याद रखना ही हु, जिसने सत्य पे जीत प्राप्त कर ली हो, तथागत, ठीक है। आगे बुद्धा को शाक्य मुनि भी बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि बताया ना इनके फादर जो थे वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। क्या नाम था फादर का? शुद्धोधना। माया, माया किसका नाम था? मदर का। माया से शुद्धि के लिए आए थे ना, तो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। मदर कोलियान क्लैन को बिलोंग करती थी। ये हो गए शाक्य मुनि, शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। तो बुद्धा के देखो अलग अलग नाम पता चल रहे हैं, सिद्धार्थ, तथागत, शाक्य मुनि, ये सब कौन है? ये सब बुद्धा ही हैं। जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया तो गौतम बुद्धा ने स्टार्ट किया अपनी प्रीचिंग को स्टार्ट करी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? उरुवेला एक जगह थी बोध गया में। बोध गया में मतलब याद रखना, बस बोध गया याद रखना, उरुवेला याद रख पाओ रखना, वरना बोध गया ज़रूर याद रखना। बोध गया में सबसे पहले इन्होंने सारनाथ वाराणसी में अपना पहला सरमन दिया। ठीक है, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना पहली टीचिंग दी, पहला सरमन दिया। कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी में एक जगह है ऋषिपट्टम, वहाँ पे बैठा के इन लोग 5 लोगों को अपनी टीचिंग दे डाली। जो ये पहला सरमन दिया, इसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। अभी तक जो धर्म का चक्र चल रहा था उसमें अब परिवर्तन आएगा, बुद्धा जी परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि फर्स्ट जो अपनी टीचिंग्स का सार था वो सारनाथ वाराणसी में दिया। टीचिंग्स का सार दे रहे हैं ना अपने 5 लोगों को बैठा के। मेरी जो भी मैंने सीखा है एनलाइटमेंट उसका सार मैं तुम लोगों को वाराणसी में दे रहा हूँ। कहाँ पे? ऋषिपट्टम में। कैसे? क्योंकि किसी को अगर सीख दे रहा है तो ऋषि मुनि तो होगा ना। ऋषि की तरह बैठा के सीख दे रहे थे, ब्राह्मण बिठाया और खुद ऋषि बन गए। ऋषि की तरह बन के इन लोग को सिखा रहे थे। तो ऋषिपट्टम ऋषि बन के अपनी टीचिंग्स का सार इन 5 ब्राह्मण को दे रहे थे, इसलिए ऋषिपट्टम सारनाथ याद रखना। कहाँ पे है ये सब? बोध गया से। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। मतलब बोध गया से चले थे और फिर पहुँचे कहाँ? सारनाथ पहुँचे, वाराणसी में। बोध गया से निकले थे, पहुँचे कहाँ? सारनाथ, क्योंकि बोध गया में तो एनलाइटमेंट अचीव किया था ना, तो वहाँ से बढ़े तो आए यहाँ ऋषिपट्टम में, सारनाथ में। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, अब धर्म का चक्र बदलेगा। अब बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल्स हैं, इनको याद रखना। जब बर्थ हुआ उसको बोलते हैं लोटस एंड बुल्स दिखाते हैं। ग्रेट डिपार्चर यानी जब घर छोड़ा अपना महाभिनिष्क्रमण, उसको हॉर्स बोलते हैं, हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, जब निर्वाणा प्राप्त हुआ, उसको पीपल और बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सरमन जो दिया धर्म चक्र परिवर्तन, उसको व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इनकी डेथ हुई जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, उसको स्तूप से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे याद रखोगे? किसी का बर्थ होता है, एक तरह से खिला, कमल खिल गया, राइट? कमल खिल गया, बर्थ हुआ, तो इस तरह से बस कमल, लोटस याद रखना। लोटस याद रहेगा तो लोटस एंड बुल दोनों एक साथ याद रख लेना। ठीक है, लोटस याद रखना मेनली। बर्थ हुआ है तो कमल खिला हुआ है एक तरह से। ठीक है, ग्रेट डिपार्चर कर रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं तो घोड़े पे बैठ के गए होंगे, ऐसे याद रखना, घोड़े पे बैठ के डिपार्च कर गए। ठीक है, एनलाइटनमेंट मिला, एनलाइटनमेंट ऑब्वियसली ट्री के नीचे मिलेगा ना, तो बोधि ट्री, पीपल ट्री, ट्री के नीचे बैठ के लोग तपस्या करते थे। फर्स्ट जो सीख दी, इसमें लिखा है ये चक्र परिवर्तन, तो व्हील ही होगा इसका। चक्र मतलब व्हील, चक्कर। ठीक है, गोल गोल। डेथ, महापरिनिर्वाण, इसके तो स्तूपास बने ही होते हैं जिसमें रिलिक्स रखे होते हैं बुद्धा के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके सिंबल से याद रखना एक बार आप। अब एनलाइटमेंट मिलने के बाद जो उनकी 2nd, 3rd और 4th ईयर ऑफ रेन थी, रेन में कहीं रुकते थे ना ये लोग, रेन होगी तो कहाँ जाएंगे? शेल्टर में रुकेंगे। तो जो 2nd, 3rd और 4th ईयर ऑफ रेन था वो इन लोगों ने राजगीर में बिताया। ठीक है, वहाँ पे जो मगध का रूलर था बिम्बिसारा, उन्होंने इनके लिए महाविहार बनवाया। ठीक है, और इनका जो रेसिडेंट था उसको बोला वेलुवन। तो ये फैक्ट कैसे याद रखेंगे आप लोग? ये फैक्ट ऐसे याद रखना है कि मगध में ऑब्वियसली बिम्बिसारा था, ये तो याद ही रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे पहली बार घर छोड़ा है, तो इनकी वाइफ का नाम मैंने बताया बिम्बा भी था, यशोधरा का नाम बिम्बा भी था ना, तो बिम्बा ने ही बोला बिम्बी को कि तुम जरा ख्याल रखना बुद्धा का। तो इन्होंने क्या बोला, सुनो, ये वन में वैले मत घूमो, हर जगह वन में वैले मत घूमो, मैंने आपके लिए रेसिडेंस बनवा दिया है। ठीक है, तो बिम्बिसारा ने क्या बोला, मुझे बिम्बा ने भेजा है, आप ये 2-3 साल से यहाँ रेन में रहते हो, तो कम से कम आप जो है वन में मत, वेले मत घूमो वन में, हमारे रेसिडेंस पे रह लो। तो इस तरह से ये फैक्ट याद रहेगा। वैल्यू वन महावीर सबसे पहले किसने बनाया? बिम्बिसारा ने, जो मगध का रूलर था। उसके बाद राजगृह से ट्रैवल करते हुए बुद्धा पहुँचे वैशाली पहुँचे, जो कि कैपिटल है लिच्छावी की, जहाँ पे इन्होंने 5th ईयर ऑफ रेन को बिताया। हर जगह हर साल रेन में कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था। 5th ईयर ऑफ रेन ये लिच्छावी की कैपिटल वैशाली में रहे। ठीक है, लिच्छावियंस ने इनके लिए बहुत ही फेमस कुटाग्रशाला बनवाया। इन महावन के अंदर कुटाग्रशाला बनवाई उनके बुद्धा के रेजिडेंस के लिए। ठीक है, वैशाली के रॉयल कोर्ट में एक आदमी था आम्रपाली, जो कि बुद्धा का डिसिपल बन गया। ठीक है, उन्होंने पूरी अपनी आम्र वाटिका प्रोवाइड कर दी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे उन सबके लिए। बुद्धा के रेसिडेंस के लिए कुटाग्रशाला बनाया गया, जो बुद्धिस्ट मॉन्क बाकी थे उन सबके लिए अमर वाटिका में रेसिडेंस बनवाया गया आम्रपाली के द्वारा। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको वैशाली के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, राइट। ये कैसे याद रखोगे? देखो,
मगध में क्या हो रहा था, राजगृह में क्या हो रहा था, इन्होंने बोला वेले वेले वन में मत घूलो, वैली वन में रहो, ठीक है। वेले वेले जो वन में घूम रहे हो इससे बेटर है वैल्यू वन में आके रहो, ठीक है। तो फिर ये वैशाली पहुँचे। वैशाली में लोगों ने कहा ठीक है आपका वन में ही रहने का मन है तो हम आपको महावन में ही एक कुटिया प्रोवाइड करवा देते हैं। आपको वेले वेले वन में ही घूमने का मन है तो आपको हम वन के अंदर ही कुटिया बनवा देते हैं। हम बिम्बिसरा की तरह नहीं कि आपका अलग से रेसिडेंस बनवा देंगे, हम आप महावन में ही रहो, हम आपके लिए वहीं पे कुटिया बना देंगे, कुटाग्रशाला बनवा देंगे। ये वैशाली ने कहा, लिच्छावी ने, ठीक है। लिच्छावी कैसा होगा, आपकी इच्छा अनुसार हम वैशाली में ही आपके लिए बहुत बड़ा सा विशाल सा कुटिया बनवा देंगे, ठीक है, महावन में। तो इस तरह से ये फैक्ट याद रखना। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो कुटिया है इसके बाद आम्रपाली, आम्रवाटिका, ये तो याद रहेगा ना, कुटिया के बाहर आम्रपाली का पेड़ है, या ठीक है, आम्रवाटिका है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। ये तो इजी फैक्ट्स याद रख लेना। तो बुद्धा का जो मगध में जो था वैल्यू वन, वो याद रखना है, वैशाली में इनका था कुटाग्रशाला। ये सब फैक्ट्स याद रखना, कोई पढ़ता नहीं है, आप पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत ईजीनेस फील होगी एग्जाम के अंदर। 8वें साल जब हुआ एनलाइटनमेंट का तो गौतम बुद्धा ने क्या बोला कि अब वुमेन को भी अलाउ करेंगे हम भिक्षुणी बनने के लिए, बुद्धिस्ट के संघ में अब वुमेन भी अलाउड है, ठीक है, वैशाली में। किसने एडवाइस किया था ये चीज़, उनका डिसिपल था आनंद, उसने एडवाइस किया था। आनंद ने बोला था कि अब औरतों को भी आप अलाउ करो, राइट। तो जब अलाउ किया, सबसे पहले कौन था, वही महाप्रजापति गौतमी जो थी ना इनकी मदर, जिन्होंने इनको रेस करा था। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एंटर द बुद्धिस्ट संघा। तो ये फैक्ट आपको ईजी फैक्ट है, याद रख लेना। उसके बाद इनका एक कजिन था बुद्धा का, देवदत्त। ये क्वेश्चन आता है किसने बुद्धिस्ट संघ पे कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बुद्धा को हटाने की कोशिश करी थी, तो वो देवदत्त था। ये आया तो फॉलोअर बन के था, बाद में ये बुद्धा का ही एनमी बन गया, बुद्धा को ही बुद्धिस्ट संघ से निकालने की कोशिश करने लगा। एंड लेटर ही ट्राइड टू बिकेम द हेड ऑफ द संघ हिमसेल्फ, बट ही डिड नॉट सक्सीड इन इट, कामयाब नहीं हो पाया इस चीज़ में, ठीक है। अब हमने बात कर ली वैशाली की और राजगीर की, ये सब चीज़ें वैशाली में हुई। उसके बाद आप कौशल स्टेट की बात करते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो हाईली पॉपुलराइज्ड हुआ कौशल स्टेट में। अब कौशल में मैंने बताया बुद्धिज़्म बहुत फेमस था, तो यहाँ पे एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसका नाम था अनंत पिंडक। ये कौशल के बहुत वेल्दी व्यापारी हुआ करते थे। ये बुद्धा के डिसिपल बन गए, उनके अनुयायी बन गए। इन्होंने बुद्धा को डोनेट किया जेटावन विहार, किसके लिए, बुद्धिस्ट संघ के लिए। आप लोग यहाँ अपना बुद्धिस्ट संघ आप लोग रह सकते हैं जेटावन में, ठीक है, विहार है। कौशल किंग प्रसेनजीत ऑल्सो अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन अलॉन्ग विद हिज फैमिली। जो कौशल का राजा था प्रसेनजीत, उसने भी बुद्धिस्ट रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया अपने पूरे परिवार के साथ। उसने पुब्बाराम बनवाया, पुब्बाराम विहार बुद्धिस्ट संघ के लिए। ये लोग देख रहे हो बुद्धिस्ट संघ के लिए विहार बनवा रहे हैं, कोई जेटावन विहार बनवा रहा है, कोई पुब्बाराम विहार बनवा रहा है। तो कौशल में बहुत फेमस हुआ बुद्धिज्म, ठीक है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले बात याद रखना, ये कौशल में ऐसा हुआ कि लुकिंग एट बुद्धिज्म का कौशल देख के, बुद्धिज्म का कौशल देखा जब इन लोगों ने, तो वहाँ के एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन थे। वो वेल्दी तो थे बट वो अनाथ हुआ करते थे, अनाथ थे, ठीक है। उन्होंने बुद्धा को बोला कि वैशाली में आपको महावन में कुटिया दे दी गई छोटी सी, और राजगृह में मगध में आपको बोला गया कि वन में वेले वेले मत घूमो, आके वेन्नू वल्लू में रहो, ऐसे करके, ठीक है, वल्लू वन में रहो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कौशल में आपको इतनी इज्जत मिलेगी, आपको फुल इज्जत मिलेगी। आपको जितना वन चाहिए, जितना वन चाहिए उतना वन ले लो आप, यहाँ पे पूरा संघ को अपने यहीं रख लो, ठीक है। तो बुद्धिस्ट संघ को जितना वन चाहिए था वो सब कहाँ मिला, कौशल में। उसके पहले वैशाली में तो आपको बस एक कुटिया मिल रही थी महावन में, राइट। और मगध में तो ये बोल रहे थे कि मतलब वन में वेले घूमो ही मत, बट यहाँ पे क्या हुआ, कौशल में जितना वन आपको चाहिए वो सब याद कर। इस तरह से तीनों को कनेक्ट करते हुए आपको तीनों जगह के क्या क्या महाविहार है याद हो जाएगा। और जो राजा थे वो तो प्रसन्न होंगे ही, बुद्धा से प्रसन्न हो गए बहुत ज़्यादा, तो वो पूरी फैमिली के साथ ज्वाइन कर लिया बुद्धिज्म को। और प्रसन्न होने के बाद बोला कि जो बुद्धा हैं ये पूर्व राम है, पहले यही राम थे, ठीक है, पहले यही राम हुआ करते थे, अब बुद्धा बन के आए हैं, ऐसा बोला प्रसन्नजीत ने। तो इस तरह से पुब्बाराम विहार भी याद हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते ही याद कर लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। बुद्धा का जो लास्ट रेनी सीजन था वो वैशाली में गुजरा, ये बात याद रखना कि जो लास्ट रेन बुद्धा ने देखी वो वैशाली में देखी। वहाँ से वो आगे बढ़े, पहुँचे पावा में। पावा में ये एक अमरवाटिका में रुके थे एक आदमी के जो ब्लैक स्मिथ हुआ करता था, उसका नाम था चुंड। अब चुंड के यहाँ रुके तो चुंड उसको कुछ खाने को तो देगा बुद्धा जी को, तो उन्होंने क्या दिया, शुक्रम दवा दे दी बुद्धा को। इसकी वजह से बुद्धा को ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई वो, ठीक है। तो उसके बाद जब वो कुशीनगर गए, वहाँ पे उन्होंने अपना लास्ट सरमन दिया सुभद को, और उसके बाद कुशीनगर में ही उनकी डेथ हो गई 483 BC में, राइट। तो ये इंसिडेंट से याद कैसे रखोगे कि चुंड के यहाँ रुके थे पावा में, ठीक है। पावा में जो चुंड था उसने क्या किया, पावा में मिला दी दवा। पावा में
चुंड ने मिला दी दवा, दवा किसमें मिला दी? शुगर में, शुगर में दवा मिला दी, ठीक है। पवा में चुंड ने शुगर में दवा मिला दी, ठीक है। शुक्र में दवा लिखा है ना, शुक्रम दवा, तो शुगर में दवा मिला के दे दी। ये कोई देने वाली चीज़ है, शुगर में दवा मिला के? तो ब्लीडिंग हो गई बुद्धा जी को। वो कुशीनगर गए, वहाँ पे अपने आखिरी स्पीच दी सुभद्र को, और उसके बाद वो वहीं पे डेथ हो गई उनकी, कुशीनगर में, ठीक है। उनकी जो डेथ वाला इंसिडेंट है वो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, राइट। डेथ हुई कब? 483 BC में। बर्थ कब हुआ था बताया था ना? 599 महावीर का, 566 बुद्धा का, इसमें -3 कर लो तो बुद्धा का आ जाएगा 563। 563 से अगर ये 463 तक जी जाते तो मतलब 100 ईयर्स तक जी जाते, बट इनकी डेथ हो गई 483 में ही, यानी कि 80 ईयर्स तक ये जिए। इस तरह से ना थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ा करो तो याद हो जाएगा। 483 BC में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमा, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, इस सब में डिफरेंस अब आपको क्लियर हो गया, राइट। लास्ट सर्मन किसको दिया था वो भी याद रखना, सुभद्र को, ठीक है, भूलना मत इस चीज़ को। सुभद्र यानी कि जो लास्ट सर्मन था बहुत ही सुखद अनुभव के साथ उन्होंने दिया, उसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। लास्ट जो उनका अनुभव था बहुत ही सुखद रहा, राइट, ये चीज़ याद रखना। पहला सर्मन था उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जो पहले सर्मन में बात की थी वो सफरिंग्स की बात करी थी बुद्धा ने मेनली, कि सफरिंग क्यों होती हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसकी बात की गई थी। इसी फर्स्ट वाले में ही बोला गया था 8 फोल्ड पाथ की थीम पे धर्मचक्र परिवर्तन होगा। अब ये नॉबल 8 फोल्ड पाथ और 4 नॉबल ट्रूथ, ये सब क्या है? ये बेसिक टेनेट्स हैं बुद्धिस्ट सेक्ट के। तो जो 4 नॉबल ट्रूथ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आर्य सत्य भी बोलते हैं, आर्य सत्य, ठीक है। 4 नॉबल ट्रूथ्स को याद रखना कि 4 नॉबल ट्रूथ क्या है कि सफरिंग है, वर्ल्ड में बहुत सफरिंग है, और उस सफरिंग का एक रीज़न भी है, लेकिन उस सफरिंग से निजात पाना भी मुश्किल, मतलब आसान है, पा सकते हो निजात, ठीक है। और लेकिन उस निजात को पाने के लिए आपको एक रास्ते पे चलना होगा, देयर इज़ ए पाथ, अगर सफरिंग से आप छुटकारा पाना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये चारों उनके 4 नॉबल ट्रूथ्स हैं। इनका जो मेन रीज़न था फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज इट्स सिंप्लिसिटी। ये जो चारों चीज़ें इन्होंने जगह जगह घूम के बताई, ये लोगों को बहुत आसान लगी, ठीक है। उसके बाद जो 8 फोल्ड बात बताया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस बताया, ये इतने सिंपल कॉन्सेप्ट थे कि कॉमन पीपल इसको आसानी से समझ पा रहे थे। जो अदर रिलीजन ब्राह्मणिज्म था उसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी चीज़ें, मंत्रा वगैरह पढ़ना पड़ रहा, समझ नहीं आता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बुद्धा ने, कॉमन पीपल के लैंग्वेज में लोगों को ये 4 चीज़ें बता दी, लोगों को मज़ा आ गया। इसलिए जितने भी नॉन ब्राह्मण्स थे, दलित्स वगैरह, वो सब बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब बात आती है बुद्धिस्ट काउंसिल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एक नए क्वेश्चन आते ही। कभी भी इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आए ना, फटाक से ये टेबल बना लेना। इसकी ट्रिक बना के याद करा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे आपको ये टेबल बनाने में, ठीक है। फिर जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेना क्या पूछा है और आंसर मार्क कर देना, ठीक है। वैसे तो एक बार आप देख लोगे तो वैसे ही याद रहेगा, बट फिर भी अगर नहीं याद रहे तुरंत एग्जाम में ना जो ट्रिक बताऊँ उस हिसाब से टेबल बना लेना, ठीक है। ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट, रूलर्स, ऐसे करके, और जो भी आपका ऑप्शन रहे उसको देख लेना यहाँ पे क्या दिया। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम के प्रेशर में ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लो एक बार। अब इन चारों को याद करने का तरीका ये है कि पहले तो आप 4th वाला देखो, इजी है, इसको याद कर लो, ठीक है। 4th वाला आपको रटा होना चाहिए कि 1st सेंचुरी AD में हुआ था, बहुत कॉम्प्लेक्स डेट नहीं है। कश्मीर में हुआ था, नॉर्दर्न मोस्ट, कनिष्क के टाइम पे हुआ था, और वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे अश्वघोष, ठीक है। 2 लोग थे, वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अश्वघोष क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। दोनों याद रखना 4th का। 4th का एक याद कर लो आप, ठीक है, कि 1st सेंचुरी AD में कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क, सब कुछ के है, ठीक है, कनिष्क कुंडल वन कश्मीर में हुआ, और जो प्रेसिडेंट थे वासुमित्र थे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे वो अश्वघोष थे। 4th वाला याद कर लो एक बार। ऊपर के तीनों को आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि 4th याद रहेगा तो ऊपर के 3 वाले कनेक्टेड हैं, वो याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो ऊपर के 3 के पहले तो ईयर देख लो। 483 में बुद्धा की डेथ हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तभी ये काउंसिल रखा गया, क्योंकि बुद्धा अपना कोई किसी को नॉमिनेट करके तो गया नहीं थे कि मेरे बाद ये संभालेगा संघ को, तो इसलिए काउंसिल बुलाना ज़रूरी था कि अब कौन संभालेगा, कैसे देखा जाएगा। इसलिए 483 में बुद्धा की डेथ के तुरंत बाद राजगृह में ही प्रेसिडेंटशिप ऑफ महाकसपा अंडर द रूलर ऑफ अजातशत्रु एक पहली काउंसिल बिठाई गई, ठीक है। तो वैसे ही फिर 100 साल बाद फिर हुई 383 BC में, पहली 483 BC में हुई, फिर 100 साल बाद 383 BC में हुई, फिर 100 साल बाद 283 में होनी थी, बट 283 के ना होने की जगह 247 में हो गई। इस तरह से ये तीनों ईयर याद रखना। 483 में डेथ हुई, फिर 100 साल बाद, फिर लगभग 100 साल बाद 247 में हुआ ही, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना, ये तीनों के ईयर याद हो गए, और 4th तो याद ही रहेगा, 1st सेंचुरी AD में हुआ था, तो ईयर की टेंशन खत्म हो गई। अभी आपको प्लेस, प्रेसिडेंट, रूलर्स ये याद करने हैं। तो प्लेस कैसे याद करोगे? इन तीनों को ट्रिक के थ्रू याद कर लो लाइन से, ताकि आप टेबल बनाने में आसानी हो। प्लेस में ऐसे याद रखना कि राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र पे,
राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र पे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्यों भाई वैशाली क्यों राज करेगी? क्योंकि वैशाली का जो नेचर है वो बहुत ही महान है। और दूसरी चीज़, वैशाली को सभी काम आते हैं। महाकश्यप सभा कामी। ठीक है, वैशाली का नेचर जो है बहुत महान इंसान है वैशाली, और उसको सब काम आते हैं, सब काम आते हैं। इसलिए राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र में। क्यों? क्योंकि वैशाली बहुत महान है, वैशाली को सभी काम आते हैं, और वैशाली ही मगध को पुत्र दे सकती है, मोगाला पुत्र। ठीक है, मगध को पुत्र कौन दे सकती है? वैशाली ही दे सकती है। तो समझ गया वैशाली को क्यों पाटलिपुत्र पर राज करना है? क्योंकि मगध को पुत्र वैशाली ही दे सकती है। तो ये सीक्वेंस याद रखना ट्रिक की, राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र पे, क्योंकि पहली बात तो महान है, दूसरी बात सभी काम कर लेती है, और तीसरी बात मगध को पुत्र जो है वैशाली ही देगी। तो आपको प्लेसेस और प्रेसिडेंट तीनों याद होगा, 6 चीज़ें याद हो गई। अभी जो मगध को पुत्र देगी वैशाली, उसका नाम क्या होगा? उस पुत्र का नाम होगा कनिष्क। आप बोलते हो ना मगध को पुत्र वैशाली देगी, जिसको हम बोलेंगे आका कनिष्क। आका मतलब ऑल्सो नोन एज, जो कि जाना जाएगा ऑल्सो नोन एज कनिष्क। ठीक है, मगध को कौन पुत्र देगी? वैशाली पुत्र देगी, जिसको बोला जाएगा आका। आका यानी कि हु विल बी ऑल्सो नोन एज कनिष्क। ठीक है, आल्सो आका से मतलब अजातशत्रु, कालाशोका और अशोक। ठीक है, बस सिंपल है, आका याद रखना, क्योंकि मगध को पुत्र देगी हु विल बी ऑल्सो नोन एज कनिष्क। ठीक है, कनिष्क फोर्स वाला याद हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, उसको कन्फ्यूजन हो देख लो। राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र पे। क्यों करेगी भाई? क्योंकि वो महान है, उसको सभी काम आते हैं, और वो मगध को पुत्र देगी हु विल बी ऑल्सो नोन एज आका कनिष्क। ठीक है, बस इतना याद रखना। अच्छा, कोई भी कन्फ्यूज़न हो लेक्चर्स में, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, ठीक है, कुछ हैवी फील कर रहे हो, एग्जाम पास है, मोटिवेशन चाहिए, तुरंत मैसेज करना मुझे। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी है @अमेजिंग सक्सेस। ठीक है, ये अंडरस्कोर है @अमेजिंग। ठीक है, _सक्सेस। आप लोग से बहुत लोगों को तो पता ही है, बट जिसको नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, जो लोग फ्रेशर्स हैं। @अमेजिंग सक्सेस पे मैसेज कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो लेक्चर्स में, यू कैन ऑलवेज टेल मी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन द फर्स्ट सेंचुरी दोज हु बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल फेथ वेर कॉल्ड स्थावीर और थेरावादी। ठीक है, सिंपल सी बात है, बुद्धा को गए हुए काफ़ी फर्स्ट सेंचुरी में आ चुके हैं हम लोग, तो जो लोग अभी भी बुद्धिज्म में ट्रेडिशनल फेथ पे बिलीव कर रहे हैं उनको स्थावीर और थेरावादी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग एक ही बिलीफ पे स्थिर हैं, उनके अंदर एक ठहराव है, वो चेंज नहीं हो गए बुद्धा की डेथ के बाद। वो चार सदियों से लगभग वो ट्रेडिशनल फेथ बना के रखे हुए हैं, स्थिर हैं, ठहराव है उनके अंदर। ठीक है, तो जिनके अंदर स्थिर है, जिनके अंदर ठहराव है, ऐसे लोगों को कौन लीड करेगा? जो मन का कच्चा ना हो, जो मन का कच्चा ना हो वही ऐसे लोगों को लीड कर सकता है। तो ऐसे लोगों को लीड कर रहे थे महाकच्चायन, जो मन के कच्चे नहीं थे, वो स्थिर और ठहरे हुए लोगों को लीड कर रहे थे। इनको स्थिर और ठहरे हुए नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये ट्रेडिशनल बुद्धा का जो ट्रेडिशनल फेथ था उसी में बिलीव कर रहे थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धिज़्म में चेंज वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों को कहा गया महासंघिका। इन लोग को लीड कर रहे थे महाकश्यप। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि अगर भाई संघ को महासंघ बनाना है तो फिर चेंजेस तो करने होंगे। ठीक है, संघ को अगर महासंघ बनाना है तो थोड़ा चेंजेस तो करने होंगे। ठीक है, बनाना ही है अगर तो। इसलिए इन लोगों ने क्या किया? संघ को महासंघ बनाने की कसम खा ली। महाकश्यप इनके लीडर था, संघ को महासंघ बनाने की कसम खा ली, और इन लोगों ने चेंज वगैरह एक्सेप्ट कर लिया बुद्धिज्म में। यार 2 तरह के लोग हुए फर्स्ट सेंचुरी एडी से, एक तो वो जो स्थिर थे जिनके अंदर ठहराव था, ठीक है, जो कि लीड कर रहे थे महाकच्चायन, और एक लोग ऐसे थे जो कह रहे थे संघ को महासंघ बनाना है तो चेंज करने की कसम खा ली, महाकश्यप। ठीक है, बस इस तरह से याद रखना ये भी फैक्ट। इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल देयर वॉज अ डोमिनेंस ऑफ द महासंघिकाज। जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसका था? कनिष्क वाला। ठीक है, तो उस समय पे महासंघिकाज डोमिनेट कर गए। इसीलिए जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था कनिष्क के टाइम वाला, उसने बुद्धिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक था हीनायान, दूसरा था महायान। महायान में गौतम बुद्ध को एज अ गॉड ट्रीट किया जाने लगा। गौतम बुद्धा की आइडल वर्शिप शुरू कर दी महायान बुद्धिज्म में। और जो हीनायान बुद्धिज्म था उसमें गौतम बुद्धा को सिर्फ एज अ ग्रेट मैन ट्रीट किया जाता था, गॉड की तरह नहीं। महायान में वर्शिपिंग हो रही है बुद्धा की, और हीनायान में उनको सिर्फ ग्रेट मैन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कोई आइडल वर्शिप या बुद्धा को गॉड नहीं माना जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है महायान और हीनायान में। ये डिवीजन हुआ कब? कनिष्क के टाइम पे, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तब। ठीक है ना, अब इसको ऐसे याद रखना कि भाई जिसके पास महायान है, जिसके पास महायान है तो वही तो गॉड कहलाएगा ना। जिसके पास यान नहीं है,
जिसके पास यान नहीं है, जो यान के बिना ही ऐसे पैदल ही चल रहे हैं, इसके पास कोई यान नहीं है उड़ने के लिए, हीन यान, यान मतलब नहीं है यान, ठीक है, वो तो गॉड नहीं कहलाएगा ना, वो तो बस ग्रेट मैन ही हो सकता है मैक्स टू मैक्स, क्योंकि उसके पास कोई यान ही नहीं है, हीनायान। महायान है मतलब गॉड के बिलीव कर रहे हैं, हीनायान मतलब यान नहीं है तो गॉड नहीं है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस याद रखना, कभी भूलना मत, एग्जाम तक तो मत भूलना, उसके बाद भूल जाना जब मेंस आएगा तो। अब एक सरस्वतीवाद की डॉक्ट्राइन है जो कहती है ऑल एग्जिस्ट, जो कि कहती है चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, हर चीज़ के एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, सबकी एग्जिस्टेंस है, पास्ट भी यही है, प्रेजेंट भी यही है और फ्यूचर भी यही है। ये कौन सी डॉक्ट्रिन कहती है? सरस्वतीवाद। अब याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि सरस्वतीवाद दे दिया, ठीक है, या दे दिया आपको स्थावीर, थेरावादी, ऐसे टर्म्स लिख देंगे और बोलेंगे ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से रिलेटेड है। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये सब आप बुद्धिज्म में पढ़ रहे हो तो मतलब ये बुद्धिज्म के टर्म्स हैं, सरस्वतीवाद, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन कहती है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके एलिमेंट्स कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, इतना सा याद रखना है इसके बारे में। फ्यूचर बुद्धा कौन है? फ्यूचर बुद्धा का मतलब है मैत्रेय, ठीक है, जो फ्यूचर बुद्धा है। अच्छा, एक और डॉक्ट्रिन है इम्परमानेंस की, मतलब नथिंग इज परमानेंट, अनित्य, ठीक है, सब कुछ टेम्परेरी है, ऐसी डॉक्ट्रिन जो है वो इम्परमानेंस की, वही बुद्धिज्म में है, ठीक है। ये जो बुद्धिज्म है ये कहते हैं कि हर चीज़ की कंट्रोल्ड एग्जिस्टेंस है, कंडीशनड एग्जिस्टेंस है, कोई भी चीज़ मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है, और हर चीज़ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, यही लोगों के दुख का कारण है, यही लोगों के सफरिंग्स का कारण है, तो ये भी डॉक्ट्रिन है। बाकी नागार्जुना का नाम आपने सुना होगा, नागार्जुना ने कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता का दिया था, शून्यवाद का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके फेमस लिटरेरी वर्क है माध्यमिका करिका, माध्यमिका करिका, मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं, शून्यवाद की बात कर रहे हैं, कौन? नागार्जुन, तो नागार्जुन का नाम याद रखना, ठीक है। इनके फेमस हैं कोटेशंस ऑन एम्प्टीनेस, वॉइड की बात करते हैं, जीरो की, शून्य की, ठीक है, कौन करता है? नागार्जुना, तो नागार्जुना का नाम याद रखना। ही वॉज अ वेरी एमिनेंट पर्सनालिटी इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के टाइम पे ही कोर्ट बहुत फेमस थे नागार्जुना। ह्यून सांग ने इनको बोला है कि ये पूरे वर्ल्ड में 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स में से एक है नागार्जुना, पूरे वर्ल्ड में 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स हैं, उनमें से एक कौन है? नागार्जुना। ऐसा किसने बोला? ह्यून सांग ने। इनकी जो बुक है माध्यमिका करिका, ठीक है, उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी बात करी है, किसने? नागार्जुना ने। इसलिए नागार्जुना को इंडियन आइंस्टीन बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये आइंस्टीन से बहुत पहले थे, तो आइंस्टीन को बोलना चाहिए कि अमेरिकन नागार्जुना, ठीक है, बट नागार्जुना को बोलते हैं बिकॉज वेस्टर्न लोगों ने हिस्ट्री लिखी है, तो नागार्जुना को बोलते हैं इंडियन आइंस्टीन, ठीक है, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने बहुत पहले अपनी बुक माध्यमिक कारिका में एक बार डिस्कस करी हुई थी। ही इज ऑल्सो नोन एज इंडियन आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैथोलॉजी, नागार्जुना ट्रैवल टू चाइना एंड पीच्ड बुद्धिज्म। नागार्जुना चाइना तक गए थे बुद्धिज्म पढ़ाने के लिए, वहाँ पे बोला कि मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा है, फ्यूचर में फिर से बुद्धा आएंगे एज अ मैत्रेय, ठीक है, आपके मित्र बन के फ्यूचर में बुद्धा आएंगे, ठीक है। और क्या है? पद्मपानी या लोटस बियरर, ये पद्मपानी, लोटस बियरर, ये सब किसके बारे में बोला जाता है? अवलोकितेश्वरा के बारे में। अवलोकितेश्वरा को इन नामों से संबोधित किया जाता है, पद्मपानी, लोटस बियरर। अब ये अवलोकितेश्वरा है कौन? ये एक बोधिसत्व है जो कंपैशन से भरे हुए हैं, ठीक है। ये त्रिभंगा और ट्राइडेंट पोज में स्कल्पचर इनका बना हुआ है अवलोकितेश्वरा का, ठीक है। इनको पद्मपानी, लोटस बियरर इन नामों से बुलाया जाता है, इन फ्रेजेस से बुलाया जाता है। तो अवलोकितेश्वरा कंपैशन से भरे हुए, कैसे याद रखोगे? नाम में ये लोकहित, लोकहित कौन कर सकता है? जो कि कंपैशन से भरा हुआ, वही लोकहित कर सकता है ना, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, बोधिसत्व होते क्या है? लिविंग बीइंग हु एस्पायर्स टू गेट एनलाइटेंड, ठीक है, एक ऐसे लिविंग बीइंग मतलब सत्य, एक ऐसे लिविंग बीइंग जो कि बोधि बनना चाहते हैं, एनलाइटेंड होना चाहते हैं, ठीक है, उनको बोधिसत्व बोलते हैं। वो एल्ट्रिस्टिक प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। तो बोधिसत्व जो है वो महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बहुत फेमस था, हिनायान का नहीं पार्ट है बोधिसत्व, महायान का है, ठीक है, बोधिसत्व जो गॉड में भी, जो बुद्धा को गॉड मानता था उस वाले ट्रेडिशन में। तो बोधिसत्व एक ऐसा इंडिविजुअल है जो एनलाइटनमेंट को सीख कर रहा है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने जो भी ज्ञान दिया था उन सबको लोगों को पढ़ाना भी था, प्रीच भी करना था, इसलिए बुद्धिस्ट लोगों ने कंपाइल करा एक नए तरह का लिटरेचर। उस लिटरेचर को बोला जाता है त्रिपिताका, जिसमें 3 तरह के पिताका हैं, सुत्त पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका, ठीक है। सुत्त पिताका में जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनके बारे में बात की गई है, विनय पिताका में जो मॉन्क्स के लिए रूल्स बनाए गए हैं उनके बारे में बात की गई है, अभिधम्म पिताका में जो फिलॉसफी है बेसिक धम्मा की, बुद्धा की, उसकी बात की गई है, ठीक है। और आगे चल के अभिधम्म पिताका में भी 7 बुक्स हैं, यमक, पट्ठन, कठावत्तु, पुगलन पंक्ति, धातु कथा, विभंगा, धम्म संगनी, ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? ये बुक्स अभिधम्म पिताका की बुक्स हैं, ठीक है, 7 पार्ट्स में हैं। अब इतनी चीज़ें याद कैसे करोगे आप?
कोई टीचर होता है, कोई टीचर होता है, तो अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करेगा? वो सूद देगा ना, सुताई कर देगा आपकी अच्छे से। टीचिंग जब कर रहे हो तो पढ़ाई करो, वरना सूद दिए जाओगे, ठीक है। और जब सूतना चालू होगा ना, एक बार सुताई आपकी शुरू होगी, तो कोई विनय वगैरह काम नहीं आएगी। कितनी भी प्रार्थना करो, विनय करो, ये सब काम नहीं आएगा, ठीक है। रूल्स आर रूल्स। अगर सुताई शुरू है तो सबको होगी एक साथ, जिसने पढ़ाई नहीं करी, कोई विनय काम नहीं आएगी, बिकॉज वहाँ पे रूल्स आर रूल्स। पिटाई हो रही तो सबकी होगी, सुताई हो रही सबकी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रखना है इसको। दूसरी चीज़, आप सोचोगे रूल्स आर रूल्स, अब सर को कुछ फिलॉसफी समझा के बहला देता हूँ, बट नहीं। फिलॉसफी अगर समझाने की कोशिश करो तो धमाक धमाक और पिटाई होगी, ठीक है। धम्म धम्म पड़ेगा फिर उसके बाद। तो इस तरह से फिलॉसफी समझाओगे तो धम्म धम्म पड़ेगा। रूल्स आर रूल्स, सुताई होगी तो सबकी एक साथ होगी, ठीक है। अगर टीचिंग्स कोई टीचर है तो सुताई करेगा ही, चाहे कितनी भी प्रेयर्स कर लो, विनय कर लो। रूल्स आर रूल्स। अगर उसको फिलॉसफी समझाने की कोशिश करोगे तो धम्म से उठा के पटके जाओगे। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखना। अब ये जो 7 बुक्स हैं, इनके नाम कैसे याद रखोगे? क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी आ सकता है। यमक के बारे में पूछा गया है, किससे रिलेटेड है? अभिमन्यु पितामह का आंसर था। क्या बता, अब इनमें से किसी का नाम दे दो, तो याद कैसे रखोगे? सिंपल सी बात है। अभिधम्म पिटाका मतलब क्या हो रहा है कि धम्म धम्म आपको उठा के पटका जा रहा है। इससे बचने के लिए आपको 7 रूल्स फॉलो करने, ठीक है। क्लास में किसी भी तरह की कोई भी धमक या यमक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको क्लास में किसी भी तरह का धमाका वमाका नहीं करना है। तो धमाका वमाका से तो धम्म संगनी और यमक याद रखना, ठीक है। आपको 7 रूल्स फॉलो करने हैं। अगर धमाक से पिटाई होने से बचना है, तो धम्म से उठा के पटके जाने से बचना है, तो आपको 7 रूल्स फॉलो करना है। आपको क्लास में कोई धमाका वमाका नहीं करना है, ठीक है। आपको ना तो किसी से कथा कोई कहनी है, और कोई आपको कथा सुनाए तो कहना है धत, ठीक है। आपको किसी से बात नहीं करनी मेनली, किसी से ना तो आपको कथा कोई कहनी है, कोई आपको कथा कहे तो कह दो धत, ठीक है। कथा वत्तु धत कथा, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई पागलपंथी नहीं करनी है क्लास में, पुगलापन आती, कोई भी पागलपंथी क्लास में नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्लास में 2 काम करने हैं, अपनी वाइफ्स को अच्छा रखना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। वाइफ्स को अच्छा रख के पढ़ाई करनी है। इस तरह से ये 7 आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बुद्धिज़्म के बारे में एक बात और फेमस है कि ये लोग आत्मा के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते थे, बट रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता था बुद्धिज़्म। इसलिए कैसे पता चलता है? क्योंकि इनकी कुछ कहानियाँ हैं जातक, ठीक है। तो जातक जो है, बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ हैं उनकी कहानियों को जातक बोलते हैं, और ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो जातक जो है रिलीजियस बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिनमें बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज डिस्कस करी गई हैं जातक में, जताका स्टेल्स, ठीक है। पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। यहाँ दी हुई है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा कैसी होती है? गूगल पे देख लो। इसमें अपने नी से ही वो भूमि को टच कर रहे हैं, ठीक है। अपने पाम को इन्वर्ट करके वो लोटस के थ्रोन को टच कर रहे हैं। ये सब कैसे होती है स्पर्श, वो तो देख लेना। मेनली भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है, क्यों ऐसे मुद्रा में है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, भूमि को स्पर्श क्यों कर रहे हैं घुटनों से? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको रिप्रेजेंट करना है कि मुझे जो एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है उसको अर्थ उसको विटनेस करे, ठीक है। अर्थ ही उसकी साक्षी बने कि मुझे एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया है, ठीक है। बुद्धा अपनी अवेकनिंग को जब क्लेम करते हैं तो बताते हैं कि अर्थ इज़ द विटनेस ऑफ माई एनलाइटनमेंट। इसलिए भूमि स्पर्श मुद्रा में जाते हैं पहले वो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी ये भी एक बिलीफ है कि एक राक्षस मारा था जिसने उन्हें डराने की कोशिश करी, तो बुद्धा ने उन लोगों को डिफीट कर दिया था, मारा को। ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको सुना होगा, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर्स थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जनपदार्थ से ही नहीं, फॉरेन से भी स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, चाइना, जापान, तिब्बत से भी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भी लोग आते थे यहाँ पे। सम ऑफ द एजुकेशनल सेंटर लाइक तक्षशिला, नालंदा एंजॉयड द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे तक्षशिला, नालंदा, ये लोग क्या थी, यूनिवर्सिटी का स्टेटस इनको प्राप्त था, ठीक है। और देखो, नालंदा जो था वो मेन सेंटर था एजुकेशन का महायान बुद्धिज़्म में, ठीक है। महायान बुद्धिज़्म के एजुकेशन का मेन सेंटर क्या था? नालंदा था। वहाँ हिनायान बुद्धिज़्म में वल्लभी था मेन सेंटर, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? वल्लभी जो है हिनायान बुद्धिज़्म को प्रीच करता, मतलब वल्लभ भाई जो थे उनको ज़्यादा मतलब हिना वाले क्या करते थे, हिना बुद्धिज़्म में गॉड को नहीं मानते थे, राइट। तो बस वल्लभ भाई पटेल गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, और महायान वाले क्योंकि गॉड पे बिलीव करते थे, इनकी नालंदा है। तो नेहरू जी थे, वो गॉड पे बिलीव करते थे, ठीक है। ऐसे याद रखना कि नेहरू जी गॉड पे बिलीव करते थे, यानी नेहरू जी वॉज एसोसिएटेड टू महायान। वल्लभ भाई पटेल गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, यानी कि हिनायान। महायान हिनायान डिफरेंस समझा ही दिया मैंने आपको। महायान मतलब जो बुद्धा को एज अ गॉड मानते थे, हिनायान मतलब जो बुद्धा को गॉड नहीं मानते थे, सिर्फ एज अ ग्रेट मैन मानते थे। तो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू का है महायान, वल्लभ भाई पटेल का है हिनायान। इस तरह से याद रख लेना इसको। विक्रमशिला महावीरा है एक यूनिवर्सिटी, किसने बनवाई है? पाला किंग धर्मपाला ने।
तो विक्रम धर्म विक्रम धर्म विक्रम धर्म ऐसा 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज हियर, धर्मपाल ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया मोनेस्ट्रीज वगैरह के भी। जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है ये गुप्ता पीरियड में एग्जिस्टेंस में आई थी, ये बात याद रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम में एग्जिस्टेंस में आई थी? गुप्ता पीरियड में, राइट। इनिशियली कुमारगुप्त वन ने डोनेशंस दिए थे नालंदा बुद्धिस्ट महाविहार के लिए, उसके बाद बुद्धगुप्ता, तथागुप्ता, बालादित्य, इन लोगों ने डिनोट किया इस विहार के लिए। तो एक बार ये नाम देख लेना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमारगुप्त वन का तो याद ही रखना कि नालंदा के लिए डोनेशन दिया था, बाकी बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य, इन तीनों के नाम देख लो, अगर याद कर पाओगे ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमारगुप्त वन का याद रखना बस कि नालंदा के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। बाकी अभी नौ नालंदा महाविहार जो है वो मॉडर्न सेंटर है बुद्धिस्ट स्टडी का, जिसकी फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया था 20 नवंबर 1951 को। एक उदांतीपुर भी जगह है, उदांतीपुर एक एजुकेशन सेंटर है जिसको किसने बनवाया था? पाला रूलर गोपाला ने, ठीक है। विक्रमशिला को धर्मपाला ने बनाया, वही पाला रूलर थे। उदांतीपुर को गोपाला ने बनाया था। तो विक्रम धर्म ओ दोनों में आ रहा, गोपाला उदांती, तो वो गोपाला ने बनाया। दोनों ही पाला रूलर्स ने बनवाया, विक्रमशिला को भी उदांतीपुरा को भी, ठीक है। याद रखना ये मगध में बिहार में है उदांतीपुर, गोपाल ने बनवाया था। बाकी चैत्य का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू चिता, जहाँ पे समाधि वगैरह बनाई जाती है, ग्राउंड आफ्टर द बरियल ऑफ डेड बॉडी, उसको बोलते हैं चैत या स्तूप, ठीक है, जहाँ पे डेड बॉडी को बरी किया जाता था। इन समाधियों में जो भी ग्रेट मैन होते थे उनके कुछ सामान बचे हुए रख दिए जाते थे, ठीक है, वहाँ पे सेफ रहेंगे। इसलिए जो चैत्य थे वो उनकी पूजा होने लगी उन जगहों की। यहाँ पे लोगों को दफनाया भी गया, हमारे जो पूजनीय लोग थे बुद्धिज़्म में, और उनकी डेड बॉडीज़ को मतलब उनके जो सामान वगैरह थे वह भी सेफ है, वहाँ पे रख दिए जाते थे। तो ऐसे चैत्य को ही आगे चल के स्तूप बोला जाने लगा, राइट। ऐसे उनके आसपास जो हाउस बनाया जाता था मोनेस्ट्रीज़ के आसपास, ठीक है, या चैत्य गृह, उनको विहार कहा जाने लगा। जो चैत्य के आसपास मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई हैं, राइट, उनको विहार कहा जाने लगा। तो वर्ड स्तूप जो है ये पहली बार आपको बुद्धिज़्म में सुनने को नहीं मिलेगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो स्तूप वर्ड है वो पहली बार आपको सुनने को मिलेगा ऋग्वेद में। ये अपने आप बहुत खास बात है। स्तूप वर्ड पहली बार आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जबकि आपने स्तूप पहली बार बुद्धिज़्म में सुना होगा, बट एक्चुअली ऋग्वेद में सबसे पहला मेंशन है स्तूप का। स्तूप का मतलब होता है जड़, ट्री की स्टेम जो होती है, ठीक है, ट्री का स्टेम मतलब है स्तूप का, मतलब पेड़ का तना मान लो। ऋग्वेद में रेफर किया जाता है स्तूप को कि किंग वरुण थे एक, उन्होंने फॉरेस्ट में एक जगह से वो जो है उस स्तूप को लिया था, ठीक है, रेस किया था उस स्तूप को। तो ये स्टोरी याद नहीं, बस याद रखना सबसे पहला मेंशन ऋग्वेद में है, ठीक है। और बोध गया का जो स्तूप है वो एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा से रिलेटेड है। बुद्धा का एनलाइटनमेंट हुआ था उससे रिलेटेड कौन सा स्तूप है? बोध गया का। और एक खास बात है, सांची स्तूप लोग बहुत घूमने जाते हैं, बट सांची स्तूप की खास बात यह है कि वो बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड है ही नहीं। बुद्धा की लाइफ का कोई भी एपिसोड वहाँ पे उससे रिलेटेड नहीं है सांची स्तूप से। जबकि जो बोध गया का स्तूप है वहाँ पे बुद्धा का एनलाइटनमेंट से रिलेटेड है वो स्तूप। तो ये सांची स्तूप और बोध गया स्तूप के बारे में दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इन दिस स्तूपा द रिमेन्स ऑफ बुद्धा एंड हिज चीफ डिसिपल्स वर केप्ट। इन स्तूप के अंदर बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो उनके चीफ डिसिपल्स के जो रिमेन्स हैं वो सब रखे जाते हैं। इसलिए मेन सेंटर्स ऑफ डिवोशन है फॉर वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट। स्तूप 4 तरह के होते हैं, शारीरिक, परिभौगिक, उद्देशिका एंड व्रतनिष्ठ। कैसे याद रखोगे इस चीज़ को आप? स्तूप जो है, स्तूप बनाने का 2 ही उद्देश्य होता है, 2 ही उद्देश्य होता है स्तूप बनाने का, ठीक है। पहली बात तो ये कि यहाँ शारीरिक भी है, तो शारीरिक को आप ऐसे याद दो, आपके शरीर का 2 ही उद्देश्य है, ऐसे याद रखो, ठीक है। आपके शरीर का 2 ही उद्देश्य है, या तो उसको भोग चाहिए या फिर वो व्रत करेगा। भोग मतलब या तो खाना चाहिए या फिर व्रत रखो, 2 ही उद्देश्य है शरीर का। शरीर का 2 ही उद्देश्य है ना, या तो आपको भोग चाहिए या फिर आपको व्रत चाहिए, ठीक है, खाना चाहिए या व्रत रह लो। तो बस परिभौगिक, व्रतनिष्ठ, उद्देश्य क्या है शरीर का? चारों स्तूप के टाइप याद हो गए आपको, राइट। अच्छा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया विवेकानंद को नहीं बोलते हैं, बहुत लोग एग्जाम में स्वामी विवेकानंद मार के आ जाते हो। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोला जाता है। एडविन ऑर्नोल्ड की एक बुक है लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का डेड पोज में, जब उनकी डेथ हुई थी तब उस पोजीशन में एक स्टैचू रखा हुआ है। 1876 में मिला था ये स्टैचू। ये 6.10 मीटर्स हाइट है इसकी, 6.10 मीटर्स, ठीक है। और दिस आइडल रिफ्लेक्ट्स द पीरियड व्हेन लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80 लेफ्ट हिज अर्थली बॉडी। जब अपनी 80 साल की उम्र में उन्होंने अर्थली बॉडी छोड़ दी थी, तो उसी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है ये मूर्ति, ठीक है। तो याद रखना, बुद्धा के महापरिनिर्वाण वाला टेम्पल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी यहाँ पे महायान और हीनायान के बीच जो डिफरेंस देख लो। महायान ने सब कुछ बता दिया बिल्ली आपको, ये ग्रेट व्हीकल कहते हैं, इसको लेसर व्हीकल कहते हैं। ऑब्वियसली ये महायान है,
और यहाँ पे यान है ही नहीं, तो ये इसमें व्हीकल कहाँ से होगा, ऐसे करके याद रखना। यहाँ पे बुद्धा को गॉड माना जाता है, यहाँ पे बुद्धा को सिर्फ एक ग्रेट मैन माना जाता है। ये लोग सोल और रिबर्थ में बिलीव करते हैं, महायान वाले, ठीक है। ये लोग आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। ये लोग बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स कितने सिंपल हैं, एक्सेसिबल हैं, उनको बताते हैं, राइट। और यहाँ पे बोधिसत्व को आइडियल माना जाता है, बोधिसत्व को, जो लोग एनलाइटनमेंट अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके कुछ मेजर सेक्ट्स भी हैं, शून्यवाद, माध्यमिक, नागार्जुना वाला, विज्ञानवाद, योगाचार, ये सब महायान के पार्ट हैं। हीनायान का मतलब क्या है कि ये लोग इंडिविजुअलिस्टिक रिलीजन है। इनका मतलब हर पर्सन को मोक्ष मिलना चाहिए, सिर्फ बोधिसत्ववाद को नहीं, हर किसी को सैल्वेशन मिलना चाहिए। इट डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, आइडल वर्शिप में कोई बिलीव नहीं है। इनकी जो वे ऑफ वर्शिप है बहुत स्ट्रिक्ट है और एक मॉन्क लाइफ ही फॉलो करेंगे। इनका एम है अरहत को पाना। अरहत का कॉन्सेप्ट याद रखना, हीनायान सेक्ट से है अरहत को पाना, ठीक है। मेजर सेक्ट्स आर वैभाषिका, सौतांत्रिका, ये सब हीनायान के मेजर सेक्ट्स हैं, वैभाषिका, सौतांत्रिका। और शून्यवाद, विज्ञानवाद, ये सब किसके सेक्ट्स हैं, महायान के। तो क्वेश्चन यही आएगा, पहली बात तो याद रखना कि ये सब बुद्धिज़्म के बारे में है, और दूसरी बात ये महायान के हैं और ये दोनों हीनायान के हैं। ये सारे फैक्ट्स अच्छे से देख लेना एक बार। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं बुद्धिस्ट, उनके ऑथर से नाम लिखे हैं, ये भी याद करो। मिलिंद बन्हो किसने लिखा, नागसेन ने। बुद्ध चरित्र, सौंदर्य नंदा, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष के हैं टेक्स्ट। माध्यमिक कारिका बता ही दिया, नागार्जुना ने किया है, ठीक है। विशुद्धिमग्गा, बुद्धाघोष। अभिधम्म कोश, वासुबंधु, ठीक है। इनमें देखो आपको मिलिंद बन्हो का तो पता होगा, नागसेन, क्योंकि मियांडर्स ने नागसेन से डिस्कशन किया था, उसी के ऊपर मिलिंद बन्हो है, ठीक है। दूसरी चीज़, बुद्ध चरिता, सौंदर्य नंदा, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब अश्वघोष ने लिखी। कैसे याद रखोगे, देखो आपको एक तो याद होगा बुद्ध चरिता अश्वघोष, ये याद होगा आपको ना, बुद्ध चरित्र अश्वघोष बहुत फेमस है। ये तो नहीं याद तो अभी याद कर लो, एक याद कर लो, बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी है, राइट। अब बुद्ध के चरित्र के बारे में अश्वघोष ने लिखा क्या है, अश्वघोष ने बुद्ध के चरित्र के बारे में क्या लिखा है कि बुद्ध जो है उनका जो चरित्र है वो कितना सुंदर था, इस प्रकरण का जिक्र किया गया है। मतलब जो बुद्ध थे उनका जो चरित्र है, उनका चरित्र कितना सुंदर था, इस प्रकरण का जिक्र अश्वघोष ने किया। इस तरह से याद रख लें इनके सारे, ठीक है। अश्वघोष ने बताया कि बुद्ध का जो चरित्र है वो इतना सुंदर है, इस पूरे प्रकरण का जिक्र किया है अश्वघोष ने। इस तरह से याद रखना, ठीक है। माध्यमिकी का कारिका बता ही दिया, नागार्जुना का माध्यमिकी का कारिका, राइट। बुद्ध घोषा की बात किसने करी, बुद्ध घोषा की, बुद्ध घोषा ने किसकी बात करी, विशुद्धिमग्गा की, ठीक है। विशुद्धिमग्गा, बुद्ध घोषा, मतलब अपने माइंड को आप पहले शुद्ध करो। आपका माइंड विशुद्ध हो रखा है, पहले उसको शुद्ध करो, तभी तुम्हारी बुद्धि में कुछ घुसेगा। बुद्धि घोषा, बुद्धि में तभी कुछ घुसेगा जब आप अपने माइंड को पहले शुद्ध करोगे। विशुद्ध हो रखा है, पहले माइंड को शुद्ध करो, उसके बाद बुद्धि में कुछ घुसेगा, ठीक है। अभिधम्म कोश, वासुबंधु, ठीक है। ये सिंपल सा याद रख लो, अभि और वासु ये दोनों बंधु हैं, भाई हैं आपस में। अभि और वासु क्या हैं, भाई हैं, बंधु हैं। अभि और वासु आपस में बंधु हैं, भाई हैं। अभि और वासु आपस में भाई हैं। इस तरह से ये सारे टेक्स्ट एक बार इनको देख लेना, याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे हमारा स्टैटिक पार्ट खत्म होता है। अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं क्वेश्चन आंसर में, वो मैं फटाफट कवर कर देता हूँ। जो ऊपर पढ़ा दिया है वो तो आपको आ ही गया, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन आंसर में दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं फटाफट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है। बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है ना, मैंने बताया था। ऐसा कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, तो ऐसा मौर्यन डायनेस्टी का एक रुम्मिनदी पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से पता चलता है उस इंस्क्रिप्शन से कि गौतम बुद्धा का जो बर्थ प्लेस है वो लुम्बिनी है। इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ही किंग अशोका ने क्या किया कि अपना जब 20th ईयर्स ऑफ कोरोनेशन था वहाँ पे आए थे, ठीक है, और उन्होंने उस प्लेस की वर्शिप करी जहाँ पे शाक्यमुनि वॉज बॉर्न। शाक्यमुनि मतलब बुद्धा वॉज बॉर्न, ठीक है। और यहाँ पे लुम्बिनी को उन्होंने बलि टैक्स से एग्जाम्प्ट भी कर दिया, आपसे हम बलि टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, राइट, जो आपको अशोका के टाइम में मिला था रुम्मिनदी इंस्क्रिप्शन, जिसने बताया कि बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना इसको। बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि बुद्धा कुशीनगर में जाके उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। ही अबॉन्डेड हिज बॉडी इन 43 BD, बट कैपिटल किस ऑफ मल्ला थी कुशीनगर। ये पता है आपको कि कुशीनगर जो है वो मल्ला की कैपिटल थी, ठीक है। तो बुद्धा अटेंड महापन्यवरा इन किंगडम ऑफ मल्ला। मल्ला किंगडम में इनको डेथ हुई थी। सिर्फ कुशीनगर याद, कुशीनारा याद रखने से मतलब नहीं है, आपको मल्ला भी याद रखना है, राइट, कि मल्ला किंगडम में ही इनकी डेथ हुई थी। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। बुद्धा अटेंड महापन्य रिपब्लिक ऑफ मल्लास, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हो, याद रखना। सिर्फ कुशीनारा याद मत रखना, याद रखना कि मल्ला किंगडम। महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ होगा, कुशीनगर में होगी, वहीं डेथ हुई है, तो वहीं पे उनकी मूर्ति मिली है चुनार की, जिसमें मैंने बताया डेथ पोजीशन में लेटे हुए हैं। फेमस स्टैचू है बुद्धा का, 1876 में मिला था। बुद्धा जो है राइट साइड में रिक्लाइन होके डाइंग सिचुएशन में उनकी स्टैचू है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन से किंगडम्स बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड हैं।
तो कौशाल मगध मैंने आपको पढ़ा ही दिया ऊपर, ठीक है। मगध में क्या मिला था इनको, बोला कि वेले मत घूमो आप वन में। यहाँ बोला कि भाई जितना वन चाहिए उतना ले लो, जितना वन, ठीक है, इस तरह से याद करा है ना। बट कहीं आपने अवंती या गंधार का नाम सुना पूरे चैप्टर में, नहीं ना। तो बस कौशल एंड मगध ही होंगे, वैशाली हो सकता है और, ठीक है, इस तरह से याद रखना। अवंती और गंधारा नहीं है यहाँ पे। तो बुद्धा वाज विद कौशल एंड मगध किंगडम, इन जगहों पे गए थे वो अपनी टीचिंग्स को पूरी करने के लिए। बाकी मैंने बताया जब बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था तो सबसे पहले कौन टीचर मिला था उनको, संख्या लिखते हुए कलम से गए थे ना, वैशाली तक पहुँचे थे, यानी कि अलार कलाम उनको मिले, सबसे पहले टीचर थे उनके संख्या फिलोसफी के। तो जब अलार कलाम ने बुद्धा को टीचिंग दे दी अपनी, उसके बाद अलार कलाम ने ये लाइन बोली थी कि यू आर द सेम एज आई एम नाउ, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अस, स्टे हेयर एंड टेक माई प्लेस एंड टीच माई स्टूडेंट्स विद मी। अलार कलाम ने उनको ऑफर करा कि अब जो तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो, हमारे में कोई अंतर नहीं है, मेरी जगह लो और मेरे टीचर मुझे जो है, मेरे जो बच्चे हैं उनको तुम पढ़ाओ, ठीक है। तो ये बातें किसके बीच में हुई हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दे दिया और ये बातें किसके बीच में हुई हैं। तो अलार कलाम ने बोला था बुद्धा को ये बात, ठीक है, जब उनको टीचिंग्स दी थी उन्होंने उसके बाद, पर बुद्धा चले गए थे क्योंकि उनको और ज़्यादा एनलाइटमेंट चाहिए था, ये तो पहले टीचर थे। तो ये कन्वर्जेशन याद रखना बस किसके बीच का है। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस याद रखना। लुम्बिनी इनका बर्थ प्लेस है, बोध गया में इनको एनलाइटमेंट मिला, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखना, ठीक है। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में, राइट, फर्स्ट सरमन धर्मचक्र परिवर्तन वाला। और ये जो चारों प्लेसेस हैं ना, 4 प्लेसेस हैं, सारनाथ हो गया आपका, लुम्बिनी हो गया, बोध गया हो गया, कुशीनगर हो गया, इन चारों को बोला जाता है 4 होली प्लेसेस ऑफ बुद्धास लाइफ। 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इनकी लाइफ के यहीं हुए हैं, 4 होली प्लेसेस। तो सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, चारों इंपॉर्टेंट जगह हैं, चारों की इंपॉर्टेंस याद रखना। बुद्धा ने सबसे ज़्यादा सरमन्स कहाँ पे दिए, सबसे ज़्यादा टीचिंग्स कहाँ पे दी, श्रावस्ती में दी, ठीक है। ऐसे सबसे ज़्यादा टीचिंग सारी बस्ती को दे दी, सारी बस्ती को टीचिंग दी बुद्धा ने, ऐसे याद रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिसिपल्स उनके श्रावस्ती से ही थे। श्रावस्ती क्या थी, कौशल की कैपिटल थी। मैंने बोला ना कौशल किंगडम में बहुत फेमस था बुद्धिज़्म, तो कौशल की ही कैपिटल थी श्रावस्ती, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है टीचिंग्स यहाँ पे श्रावस्ती में ही दी बुद्धा ने। बुद्धा कौशाम्बी किसके रीजन में गए थे, किसके रेन में, उदयन के रेन में। किंग उदयन थे उनके टाइम पे बुद्धा कौशाम्बी आए थे, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भारद्वाज उदयन ने बुद्धिज़्म ज्वाइन कर दिया था, ठीक है। पिंडोला भारद्वाज के इन्फ्लुएंस में आके उदयन ने बुद्धिज़्म में ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। कौशाम्बी भी आए थे बुद्धिज़्म, इससे एक फैक्टर इंपॉर्टेंट याद होगा, ठीक। कौशाम्बी आए थे, कौशल आए थे, मगध आए थे, वैशाली, ये सब चीज़ें याद रखना इसको उदयन के टाइम पे। बाकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मैंने आपको बता दिया कि राज करेगी, राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र पे, मतलब पहला राजगृह में हुआ, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कश्मीर में कुंडलवन में, ठीक है। तो राजगृह में आपको याद है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, राइट। राजगृह में स्पेसिफिकली पूछे कहाँ हुआ था, तो सप्तपर्णी केव में हुआ था, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सप्तपर्णी केव में किसने प्रिसाइड किया था, महाकश्यप ने, राइट, ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरी चीज़, आनंदा जो है बुद्धा के ग्रेट डिसिपल, उन्होंने यहाँ पे सुत्तास पढ़े थे और उपाली ने यहाँ पे विनय रिसाइट करे थे, ठीक है। तो अभिधम पिताका भी यहीं पे इंक्लूड किया, मतलब सुत पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, ये सब चीज़ें यहीं पे होंगी, ठीक है। इस पूरे कॉन्फ्रेंस का मतलब ये था कि जो बुद्धा की जो भी टीचिंग्स हैं इन तीनों पिताकाज में, जो त्रिपिताकाज में बुद्धा की टीचिंग्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए किसी को उनको टीचिंग्स को सुनाना पड़ेगा। तो उपाली ने सुनाया आपका ये विनय, और किसने, आनंद ने सुताया सुत्ता, ठीक है। उनको सुताई में ही आनंद आ रहा था, तो इस तरह से याद रखना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमने बता ही दिया आपको कि प्रेसिडेंट कौन थे, वासुमित्रा। अश्वघोष क्या थे, डिप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, राइट। यहाँ पे बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में बट गया था, महायान और हीनान, किसमें, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। किसके टाइम में, कनिष्क के टाइम में। कहाँ पे, कश्मीर में। सारे फैक्ट्स याद होने चाहिए बिल्कुल। देखो ऐसे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है बुद्धिस्ट के काउंसिल्स का, ठीक है। तो क्या बोला था, राज तो वैशाली ही करेगी पाटलिपुत्र में, 214, लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में, इस तरह से याद रखना। देखो यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल सबके प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया है, तो कैसे याद किया था हमने, फोर्थ तो याद ही था, वासुमित्र थे। इन तीनों को कैसे याद था, राज तो वैशाली ही करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वैशाली महान है, उसको सभी काम आते हैं, और वही मगध को पुत्र देगी, वो विल बी ऑल्सो नोन एज कनिष्क, ठीक है, याद रखना इसको। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो बार बार रिवाइज करते रहना। 563 BC में पैदा हुए थे लुम्बिनी में, कपिल वस्तु में, ठीक है। एनलाइटनमेंट बोध गया में मिला, फर्स्ट सरमन सारनाथ में दिया, ऋषिपट्टन में बताया था मैंने, धर्मचक्र बोला और धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया उसको, कुशीनगर में डेथ हुई जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। महाबोधि टेम्पल बोध गया में बनाया गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था, ठीक है। अब महाबोधि टेम्पल अलग है क्योंकि यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटनमेंट मिला था इनको, तो बोध गया में है वो।
महापरिनिर्वाण टेम्पल कहाँ है? कुशीनगर में, क्योंकि वहाँ पे उनको महापरिनिर्वाण मिला था, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। तो सारे टेम्पल्स में डिफरेंस याद रखना। अभी जो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? उसकी 5th फैमिली को, ट्री की 5th फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग, जो चाइनीज ट्रैवलर था, उसने बताया कि किंग शशांक थे एक, उन्होंने ओरिजिनल बोधि ट्री जिसके नीचे बैठ के बुद्धा ने तपस्या की थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी जो प्रेजेंट ट्री है वो प्लांटेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम, वो 5th जनरेशन का ट्री कहलाता है जो अभी ट्री है, ठीक है। अच्छा, ऐसे भी आता है कि बुद्धिस्ट का कौन सा सेक्रेट प्लेस है जो रिवर निरंजना के किनारे है? तो रिवर निरंजना के किनारे और कुछ नहीं है, बोध गया ही है। जो बोध गया है जहाँ बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था वो निरंजना रिवर के किनारे है बुद्धिस्ट का सेक्रेट प्लेस, बोध गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। बुद्धा जी को जो टीचिंग्स हैं वो किससे रिलेटेड है? प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। आपको जो कंडक्ट है वो कितना प्योर है, कितना होली कंडक्ट है, इससे डील करती है बुद्धा की टीचिंग। बुद्धा की टीचिंग किसी स्पिरिचुअल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व नहीं होती, सेलिब्रेसी करने के लिए नहीं बोलती, रिलीजियस रिचुअल से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो प्योरिटी और होलीनेस ऑफ कंडक्ट पे बिलीव करती है। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्धा ने किसको अपना सक्सेसर बना के गया था। आप सोचते रह जाओगे कि आनंदा को बनाया, कि उपाली को बनाया, इसी में से कुछ मार के आ जाओगे, बट सच यही है कि नन ऑफ दीज। बुद्धा ने किसी को अपना लीडरशिप सौंप के नहीं गए थे, तभी तो बुद्धिस्ट संघ हुआ था। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एग्जिस्टेड ओनली इन ओरल ट्रेडिशंस। ही डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ का जो कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखना है। गौतम बुद्धा किस में बिलीव करते थे? कर्मा में करते थे, रिवर्स में करते थे, निर्वाण में करते थे, बट पावर ऑफ गॉड में नहीं करते थे। गॉड में बिलीव नहीं था बुद्धा का। देखो आपको याद कराया था ना कि धमाका वमाका मत करना क्लास में, सिर्फ पढ़ाई करना अच्छी वाइफ के साथ। तो कौन से पिताका में पूछा गया? यमक का, अभिधम्म में है, ठीक है। अभिधम्म के ही 7 पार्ट थे ना, याद करवाया था आपको। कौन कौन से? ये 3 पिताका थे, सुत्य, विनय, अभिधम्म। और अभिधम्म के अंदर ये थी यमक, पठाना, कथावथु, पुग्गलपंथी, धातु कथा, विभंगा और धम्म संगनी, सब याद रखना, ठीक है। धमाका वमाका मत करना, कोई किसी को कथा मत सुनाना। कोई आपको कथा सुनाए तो बोल देना धत। कोई पागलपंथी मत करना, चुपचाप अच्छी वाइफ के साथ पाठ पढ़ाई करना आपने, ठीक है। अच्छा, सुत्त पिटका मैंने आपको बताया था ना कि ये बुद्धा की टीचिंग्स हैं, सेइंग्स हैं बुद्धा की। इसका एक पार्ट है दिग्घ निकाय। तो दिग्घ निकाय का विभूषणाय क्या है? तो सुत्त पिटका का ही पार्ट है दिग्घ निकाय, ठीक है। बाकी आप त्रिपिताका को कभी त्रिरत्ना से कंफ्यूज मत करना। त्रिपिताका क्या है? विनय, सुत्त एंड अभिधम पिताका। बट त्रिरत्ना क्या है बुद्धा में? बुद्धा, धम्मा, संघा, ये बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं, त्रिरत्ना है। तो त्रिरत्ना में कभी भी ये विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम पिताका मार के मत आ जाना। त्रिपिताका इज अ डिफरेंट थिंग, त्रिरत्ना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बुद्धा, धम्मा, संघा, ये त्रिरत्न है, ठीक है। बुद्धिज्म के 3 ज्वेल्स हैं, याद रखना। अच्छा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में एक तरह की सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं पावराना। इसका पर्पस क्या होता है पावराना का? पावराना में क्या होता है? मॉन्क्स जो होते हैं वो कन्फेशन करते हैं, हमने क्या क्या ऑफेंस कमिट किए हैं। जब वो मोनेस्ट्रीज में रहते थे रेनी सीजन में, कहीं ना कहीं रुकना पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने कौन कौन से ऑफेंसेस करे हैं उनका कन्फेशन होता था पावराना सेरेमनी में, इतना याद रखना। बाकी अशोका राम मोनेस्ट्री, अब अशोका पाटलिपुत्र थे तो उनकी मोनेस्ट्री भी यहीं होगी, पाटलिपुत्र पे, ठीक है। तो याद रखना है इसको। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा के अकॉर्डिंग मॉडर्न रूलर अशोका ने यहाँ पे अशोका राम विहार बनवाया था पाटलिपुत्र में। अशोका राम मोनेस्ट्री अशोका ने ही बनवाई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। किसके सुपरविजन बनाई थी? अंदर सुपर मॉन्क था एक इंद्रगुप्ता, उसके सुपरविजन में बनवाई थी। मेनली आपको याद रखना है कि अशोका राम मोनेस्ट्री पाटलिपुत्र में है और अशोका ने ही बनवाई थी बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है, बुद्धिज्म बुद्धिस्ट संघ के लिए। बाकी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अगर कोई पूछे कौन सा है इनका स्तूप, तो क्या बोलोगे? विश्व शांति स्तूप है राजगीर का। इट्स द हाईएस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। कहाँ है? राजगीर, बिहार में। बोध गया में एक बुद्धा का बहुत ही जायंट स्टैचू बनाया गया है। ये कौन से देश के लोगों ने बनाया? जापानीज़ लोगों ने। जापानीज़ में एक सेक्ट है दाइजोको सेक्ट ऑफ जापान, उन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है बुद्धा का। कहाँ पे? बोध गया, बिहार में, जहाँ पे बुद्धा जो है ध्यान मुद्रा में यानी मेडिटेशन पोस्चर में बैठे हुए हैं कमल के ऊपर, ओपन एयर में। तो ये 7 साल में बन के कम्प्लीट हुआ था, ठीक है। रेड ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये सब बात याद रखना। जापान के लोगों ने, जापान के दाइजोक्यो सेक्ट ने बनाया है। एक बार RAS में आ चुका है, क्या पता इस बार यूपी में आ जाए, राइट। बाकी यहाँ 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें में कोई गलती लग रही है आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूप वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। स्तूप वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। आपको देखने में सही लगेगा, आप ऑल 3 करके आ जाओगे और 0 नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग अलग से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। जो स्तूप का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है उसका। स्तूप का पहला मेंशन ऋग्वेद में हो चुका है
और ऋग्वेद के अलावा ये बहुत से टेक्स्ट में अथर्ववेद, वजस्नेयी, संहिता, तैत्तिरीय संहिता, सब जगह स्तूप का मेंशन है। सबसे पहले मेंशन ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना, ठीक है। तो स्तूप कॉन्सेप्ट का ओरिजिन बुद्धिज्म में नहीं है, बुद्धिज्म के लिए फेमस भले हो गया, राइट। तो याद रखना इस चीज़ को। ऐसे ही अगर पूछे इंडिया में आइडल वर्शिप सबसे पहले कौन से रिलीजन ने स्टार्ट करी, तो आइडल वर्शिप सबसे पहले बुद्धिज्म में स्टार्ट हुई, हिंदुज़म में नहीं, सबसे पहले बुद्धिज्म में। महायान सेक्ट ने बताया ना आइडल वर्शिप शुरू करवा दी, तो आइडल वर्शिप सबसे पहले बुद्धिज्म में स्टार्ट हुई, हिंदुज़म में नहीं। वैसे ही स्तूप जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में नहीं। अच्छा, ये भी याद रखना, जो स्तूप बने हैं, भारत सांची स्तूप, ये सब अशोका के टाइम पे बने थे। धामेक भी अशोका के टाइम पे बना था, ठीक है। बट जो अमरावती स्तूप है वो बाद में बना था सातवाहनास के टाइम पे, लेटर सातवाहना के टाइम पे। बट अगर कोई इनके सीक्वेंस पूछे, अब जो तीनों स्तूप हैं, भारत सांची और धामेक, अब तीनों ही अशोका के टाइम बने, तो इनकी एग्जैक्ट सीक्वेंस बनाना सही नहीं है। तो वो क्वेश्चन जो है रॉन्ग क्वेश्चन था। क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा था इन सारे स्तूपास की। अनात्मावाद जो है वो किसकी डॉक्ट्रीन है, बुद्धिज्म की डॉक्ट्रीन है। मतलब बुद्धिज्म जो है आत्मा के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। गौतम बुद्धा की एक प्रिंसिपल है प्रतीत्य समुत्पदा, ठीक है, जिसमें वो अनात्मवाद की बात करते हैं। मतलब देयर इज़ नो सोल और आत्मा, कोई सोल और आत्मा नहीं है, ठीक है। कोई भी परमानेंट सेल्फ नहीं है, कोई सोल नहीं है, ऐसा, राइट। याद रखना, ये लोग रीबर्थ पे तो बिलीव करते हैं, रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इनकी खुद की जातक टेल है, बट आत्मा के कॉन्सेप्ट बिलीव नहीं करते हैं। ये चीज़ याद रखना। यही थ्योरी कहती है परित्यक्त संपदा आ जाए, अनंत आत्मवाद आ जाए, तो सब बुद्धिज्म से रिलेटेड है। यहाँ देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड इज अनस्टेबल और ट्रांजिएंट, ये सब किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। मैंने बताया था ना, एक थ्योरी है अनित्य वाली, इम्परमानेंस वाली, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, तो बुद्धिज्म की थ्योरी है वो। लाइट ऑफ एशिया किसे बोला था, बुद्धा को बोला जाता है। किसने बोला था, एर्नोल्ड एल्विन ने, बताया ना, एडविन एर्नोल्ड ने अपनी बुक में लाइट ऑफ एशिया में। नियो बुद्धिज्म की बात किसने करी, अम्बेडकर ने। नियो बुद्धिज्म में वो क्या चाहते थे कि जो है इन सारे प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया जाए, मॉन्क, मोनास्ट्रिज्म, कर्मा, रीबर्थ, आफ्टर लाइफ, संसार, मेडिटेशन, एनलाइटनमेंट, फोर नोबल ट्रूथ, इन सबको फाउंडेशन बनाया जाए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का, ठीक है। मतलब वो ओरिजिनल जो बुद्धा टीचर थी उस पर लाना चाहते थे, क्लास स्ट्रगल और सोशल इक्वालिटी लाना चाहते थे, राइट। तो न्यू बुद्धिज्म जो है उसको न्यू व्हीकल नाम दिया था, किसने, बी आर अम्बेडकर ने। जैसे महायान था वो क्या था, ग्रेटर व्हीकल, हिनायान वॉज लेसर व्हीकल, वो न्यू बुद्धिज्म को बोलते थे न्यू व्हीकल, बी आर अम्बेडकर का था ये पूरा, ठीक है। अब देखो उसी चीज़ को अलग तरह से लिखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंटरीनेस। अब ये देख के डर मत जाना, ये क्या है मोमेंटरीनेस, मैंने बताया ना सब कुछ परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं, सब कुछ मोमेंट्री है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो बुद्धा की डॉक्ट्रिन है ना ये, मोमेंटरीनेस, इम्परमानेंस, वो सब एक ही चीज़ है। पूछा गया था पारामितास क्या है, पारामितास वो परफेक्शन है जो अगर किसी को पारामिता प्राप्त हो गया मतलब वो बोधिसत्व के पथ पे है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। मतलब पारामिता वो परफेक्ट क्वालिटीज़ हैं जो बोधिसत्व के अंदर होनी चाहिए जब उसको अपना कर्मा प्योरीफाई करना है, ठीक है, और बोधि चित्त डेवलप करना है, तो उसको उसके अंदर पारामिता होना चाहिए, उसके अंदर परफेक्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने बताया कि जो एडविन एर्नोल्ड की बुक है लाइट ऑफ एशिया, ये एक्चुअली बेस किस पे है, ये ललित विस्तार पे बेस्ड है। याद रखना, इससे जो कंटेंट है वो ललित विस्तार पे बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, थोड़ा डिफरेंट सा फैक्ट है। ललित विस्तार यूपीपीसी से पूछा भी जा चुका है, तो डिफरेंट वाले सारे फैक्ट्स याद रखना। ललित विस्तार, लाइट ऑफ एशिया। किसके पीरियड में गौतम बुद्ध को भगवान की पोजीशन दे दी गई थी, तो यहाँ पे आपको सोचना है किसके पीरियड में महायान सेक्ट बना था, कौन से में, फोर्थ में बना था, फोर्थ काउंसिल में बना था महायान हिनान, राइट। तो फोर्थ काउंसिल किसका टाइम पे हुआ था, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। इस तरह से आपको आंसर मिल जाता। सबसे पहला ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इंडिया में कब हुआ, बुद्धा के टाइम में हुआ। ह्यूमन स्टैचू की वर्शिप बुद्धिज्म के टाइम से शुरू हुई, ठीक है ना, आइडल्स के थ्रू। देखो यहाँ क्वेश्चन था, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन कंट्री, बुद्धिज्म। बाकी यहाँ पूछा है कि गांधार बुद्धा इमेज जो सारनाथ की है फर्स्ट सरमन की, उसमें मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा है धर्म चक्र, तभी उसका नाम रखा है क्या, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। धर्म चक्र पोस्चर में है वो इमेजेस। गांधार बुद्धा इमेज है इंस्पायर्ड बाई हेलेनिस्टिक रियलिज्म। याद है ना, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट हेलेनिस्टिक ग्रीक स्टाइल से इन्फ्लुएंस होते थे। मथुरा वाले ऐसा नहीं होता था, बट गांधारा वाले में ऐसा होता था, राइट। यहाँ पे स्टैंडिंग स्टैचू है गौतम बुद्धा का, वो कहाँ है, कुषाण पीरियड में बना था। गांधारा आर्ट जो है फ्लरिश ही कुषाण के टाइम में हुई थी, तो बुद्धा का गांधारा स्कूल फ्लरिश किया था कुशानास के टाइम पे, ठीक है। बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर ऑफ बुद्धा स्टैचूज आपको मिलेंगे मथुरा स्कूल में। देखो यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन भी इसलिए है क्योंकि कुशाना के पीरियड में सब बहुत तरह के स्टैचू बने बुद्धा के, ठीक है, बोधिसत्व वगैरह के, स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में भी, ठीक है। दोनों मथुरा और गांधारा स्टाइल दोनों स्टाइल में थे। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्धा का जो स्टैचू सबसे पहली बार मथुरा में ही बना। ह्यूनसांग कहता है सबसे पहली बार बुद्धा स्टैचू कौशाम्बी में मिला, ठीक है। तो इसलिए बहुत से हिस्टोरियंस क्रेडिट देते हैं गांधारा स्टाइल को पहले स्टैचू के लिए। तो कुछ भी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते आप इस बारे में किसने पहले स्टैचू बनाया बुद्धा का।
भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि अर्थ को बुला रहे हैं अपनी प्योरिटी विटनेस करने के लिए एज एन एविडेंस। अच्छा, सारनाथ में जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली इमेज है बुद्धा की, वो किस पीरियड को बिलोंग करती है? अगर क्वेश्चन ये है तो गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड में बुद्धा गुप्त हो गए, भूमि को स्पर्श करने लग गए, इस तरह से याद रख लेना। ठीक है, और यहाँ पे ध्यानी बुद्धा अक्षोभया, ये भी एसोसिएटेड है कि अर्थ विटनेस कर रही है इस मुद्रा को, क्योंकि बुद्धा वाज इमूवेबल एट दैट टाइम। तो क्वेश्चन अगर आए भूमि स्पर्श मुद्रा किस पीरियड की है? गुप्ता पीरियड की है। बाकी देखो, बुद्धा में 3 लोग होते थे, उपासक होते थे, परिव्रजक होते थे और श्रमणा होते थे। ठीक है, उपासक कौन होते थे? जो बुद्धा के फॉलोवर्स होते थे। ठीक है, मॉन्क्स नहीं होते थे, जो बुद्धा को सिर्फ फॉलो करता था आम आदमी, वो होता था उपासक, जो मॉन्क नहीं है। परिव्रजक कौन है? जिसने रिनंसिएंट है, मेल रिनंसिएंट वॉन्डरर, ठीक है, वो है परिव्रजक। ठीक है, मतलब जो बुद्धिस्ट भिक्खू लोग हैं वो परिव्रजक हैं बेसिकली। और श्रमणा क्या है? श्रमणा एक वॉन्डरिंग मॉन्क है जो साधु संत की तरह टहल रहा है इधर से उधर। ठीक है, इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकम, सब में श्रमणा होते हैं। ये श्रमणा ट्रेडिशन है, जो मॉन्क लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, ये श्रमणा ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये किसी बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये सब में है। बुद्धिज्म में बात करें तो भिक्खू लोग हैं जो मॉन्क घूमते रहते हैं, वो प्रवर्जक हैं, और जो नॉर्मल फॉलोवर्स हैं जो मॉन्क नहीं है वो उपासक हैं। ठीक है, अच्छा, बुद्धा के एक्सपेंशन में कौन से रूलर ने कंट्रीब्यूट नहीं करा था? वो था पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा वॉज द वन जिन्होंने मौर्यन एम्पायर का अंत किया था। ही वॉज जनरल पहले तो मौर्यन एम्पायर में, बट बाद में इन्होंने लास्ट मौर्यन एम्पर बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंगा ने। ठीक है, और शुंगा डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट करा था। तो पुष्यमित्र शुंगा जो है बुद्धिज़्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया उसने। अब यहाँ सब कुछ तो सही दिया हुआ है, बट याद रखना कि लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका राजगीर में नहीं है, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका सारनाथ में है। ये तो मैंने आपको बताया था। और लेकेतेश्वरा जो है, जो कंपैशन से भरे हुए होते हैं, उनको क्या बुलाते हैं? पद्मा पानी, बताया था ना। अच्छा, यहाँ लिखा है आर्य मंजूश्री मूलाकल्पा, ये किससे रिलेटेड है? ये वज्रायन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑल्दो ये महायान से रिलेटेड है, इसलिए इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं है। तो आप सोचोगे वज्रायन क्या है? वज्रायन बुद्धिज्म एक्चुअली जब मेडिवल इंडिया तक आते आते बुद्धिज्म का एक नया एक नया सेक्ट निकल के आया वज्रायन। थोड़ा ये तांत्रिक बुद्धिज्म था, तंत्र मंत्र में बिलीव करते थे ये लोग। तो वज्रायन बुद्धिज्म समझ आ गया आपको। यहाँ लिखा है स्थारवैदिन, वो लोग कौन है? जो स्थिर रहे, जो ज़्यादा चेंज नहीं होने चाहिए, वो हिनायन सेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं। राइट, स्थिर थे, चेंज नहीं माना इन्होंने, बुद्धा को गॉड नहीं मान लिया। लोकोत्तरवादी सेक्ट जो है वो महासंघिका सेक्ट को रहेगा, कहीं ना कहीं महायान से एसोसिएटेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको लोगों को उत्तर देना है कि हमने चेंजेस क्यों किए बुद्धिज्म में। ठीक है, महासंघिका सेक्ट लोगों को उत्तर देना है ना, तो लोकोत्तरवादी सेक्ट है, लोगों को उत्तर देना पड़ रहा है कि हमने चेंजेस क्यों किए बुद्धिज्म में। स्थिरवादी लोग स्थिर रहे, हिनायन सेक्ट को फॉलो करते रहे। देखो, यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनायान बुद्धिज्म। नहीं, बोधिसत्व तो महायान बुद्धिज्म में है ना। अब यहाँ पूछा गया है बोधिसत्व पद्मा पानी जो पेंटिंग है बहुत फेमस, ये कहाँ पे है? तो ये अजंता केव में है। केव 1 ऑफ अजंता में बोधिसत्व पद्मा पानी की पेंटिंग बनी हुई है। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मा पानी कहाँ है? अजंता में। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरी चीज़, लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हिनायान फेज इज लोकेटेड एट कार्ले। कार्ले चैत्य का नाम आपने सुना होगा। कार्ले कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। तो कार्ले का जो चैत्य है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल्स ऑफ हिनायन फेज ऑफ बुद्धिज्म। तो कार्ले चैत्य याद रखना कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। अच्छा, 11 सिरों वाली बोधिसत्व की मूर्ति कहाँ है? कान्हेरी केव में। 11 हेडेड मूर्ति है बोधिसत्व की। कहाँ पे? कान्हेरी में। कान्हेरी केव्स कहाँ है? मुंबई के सनसेट आइलैंड्स में है। ये केव्स जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क है ना, उसके अंदर लोकेटेड है। तो यहाँ पे जो केव नंबर 41 है, वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आइडल है औलेकेतेश्वरा की, जिनके 4 आर्म्स हैं और 11 हेड्स हैं। राइट, इट इज़ द ओनली स्टैचू ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया जिसमें बुद्धा के फॉर्म के औलेकेतेश्वरा के 4 हाथ दिखाए गए और 11 सर दिखाए गए। राइट, याद रखना, केव नंबर 41 ऑफ कान्हेरी केव्स इन मुंबई सनसेट आइलैंड। विशुद्धि मग्गा, बुद्धा घोषा, याद है? बताया था बुद्धि में तब कुछ तभी घुसेगा जब शुद्ध रहोगे, विशुद्ध नहीं रहोगे तब। ठीक है, शुद्ध रहोगे तभी बुद्धि में कुछ घुसेगा, बुद्धि घोषा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रखना, दिग्नाग नाथ मुनि, ये तो सही लिखा हुआ। नाथ मुनि वॉज द वैष्णव स्कॉलर, दिग्नाग वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर। बट आर्यदेव जो हैं वो भी आपको लगेगा कि हिंदुइस्ट रिलेटेड है, बट एक्चुअली ये जैन भी नहीं है, ये बुद्धिस्ट ही हैं। आर्यदेव वॉज बुद्धिस्ट फिलोसफर एंड डिसिपल ऑफ नागार्जुना। नागार्जुना के डिसिपल थे आर्यदेव। ठीक है, दिग्नाग जो है बुद्धिस्ट थे, नाथ मुनि जो है वैष्णव स्कॉलर थे। तो बाकी चीज़ें सही लिखी हैं। आर्यदेव वॉज बुद्धिस्ट, ही वॉज अ डिसिपल ऑफ नागार्जुना। याद रखना इसको, क्या पता रिपीट हो जाए, IAS में आ चुका है, क्या पता PCS में भी आ जाए। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात में है। वल्लभीपुरा वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट मैत्रक डायनेस्टी। राइट, वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, इसको वल्लभीपुरा भी बोलते हैं। ये एंशियंट मैत्रक डायनेस्टी थी, उसकी कैपिटल थी वल्लभी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? गुजरात में।
किसको बिलोंग करते थे, किस सेक्ट को, हिनायान को। बताया था ना, वल्लभ भाई भगवान पे बिलीव नहीं करते तो हिनायान सेक्ट की थी, ठीक है। हिनायान लोग भी नहीं करते थे, बुद्धा को गॉड फॉर्म में मानते नहीं थे। और जो आपकी नालंदा थी यानी नेहरू जी, वो महायान सेक्ट की यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस याद रखना। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त, बताया था ना, इन्होंने डोनेशन बहुत ज़्यादा दिया था 450 ईडी में। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस क्यों है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि बुद्धिस्ट की रिलीजियस फिलॉसफी को बताती है। यहाँ लिखा है कि 12th सेंचुरी का एंड होते होते नालंदा यूनिवर्सिटी की जो ग्लोरी थी वो कहीं ना कहीं खो गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो स्टेट था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया स्टेट ने, पहली बात तो ये कि बहुत ज़्यादा मुस्लिम इन्वेजन होने लग गए थे। दूसरी बात ये कि जो पाला रूलर्स बंगाल के थे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे। वो नालंदा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए नालंदा की ग्लोरी जो है वो चली गई कहीं ना कहीं। नालंदा महाविहार फेमस क्यों है, क्योंकि वो पाली रिसर्च सेंटर है वहाँ पे। नालंदा महाविहार जो कि एक मॉडर्न पॉली एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर है, इसकी फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई थी, 20 नवंबर 1951 में। ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सी चीज़ है जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कॉमन नहीं है, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, खुद को मार लेना। जैनिज़्म में प्रैक्टिस सुनी होगी आपने, सल्ले खाना, जिसमें वो खाना ही नहीं खाते और खुद की उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसा कुछ बुद्धिज़्म में नहीं है। खुद को मारना बुद्धिज़्म में नहीं प्रीच करते, दोनों में डिफरेंस है। बट एक चीज़ ये है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म में बिलीव करते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ के एक्शंस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों ही कर्म पे बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ बुद्धिज़्म रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, सोल इज इमॉर्टल। क्या सही है, बुद्धिज़्म तो रीबर्थ कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करता था ना, क्योंकि उसकी ज़्यादा टेल्स है बुद्धा की रीबर्थ की, ठीक है। बट सोल इज मॉर्टल, ये क्या है, ये ट्रू है, सोल जो है वो मॉर्टल है, राइट, आर इज ट्रू। मतलब वो ये नहीं मानते थे जो सोल है वो इमॉर्टल है, सोल को इमॉर्टल मानते हैं ना, बट वो बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं मानते थे, क्योंकि सोल को वो समझते नहीं थे इमॉर्टल चीज़ है। बट रीबर्थ के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते थे और थ्योरी ऑफ कर्मा को मानते थे। याद रखना कि बुद्धिज़्म में रीबर्थ को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, सोल को नहीं मानते। सोल इमॉर्टल ऐसी कोई चीज़ है ऐसा नहीं मानते, ठीक है। सोल इज़ मोर्टल फॉर बुद्धा, सोल जो है मोर्टल ही है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इमॉर्टल चीज़ है सोल, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, तो सोल ही कैसे परमानेंट हो सकती है। इम्परमानेंस बताया था, प्रतिसंबद्ध इम्परमानेंस है, तो सोल ही क्यों परमानेंट रहेगी, वो भी इमॉर्टल है, ठीक है, मतलब मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है। देखो बुद्धिज़्म ने जो है कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया था कुछ एक्सटेंट तक, बट कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स की सोशल रैंक थी, ठीक है, उसको चैलेंज करने की कोशिश कर ले गए थे ये लोग। तो बुद्धिज़्म जो है कुछ क्लास जो है वो लो रखी गई थी, मतलब बुद्धिज़्म में कहीं ना कहीं कास्टिज्म शुरू हो गया था। मतलब बुद्धिज़्म में क्या हुआ कि ये लोग कास्ट क्लास को रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, इन्होंने हाईएस्ट सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मण्स को ही चैलेंज किया था सिर्फ। इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट एज लो, मतलब बुद्धिज़्म में ये सारी चीज़ें थीं। बुद्धिज़्म के एक्सपैंड होने का क्या क्या रीजंस थे, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी स्पेशल अपील दलित के लिए, उनका मिशनरी कॉन्सेप्ट, उनकी सिंपल रीजनल लैंग्वेज में बात करना, और जो वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसफर्स थे, ये सभी कारण थे बुद्धिज़्म के फेमस होने के, राइट। दूसरी चीज़, बुद्धिज़्म जल्दी डिक्लाइन होना क्यों शुरू हो गया मेडिवल टाइम्स में, क्यों भाई, क्योंकि देखो बुद्धा वॉज बाई दैट टाइम कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु। कहीं ना कहीं वो विष्णु वैष्णवन से इम्पैक्ट पड़ गया और बुद्धा को ही विष्णु का ही अवतार माना जाने लग गया। इस वजह से बुद्धिज़्म धीरे धीरे वैष्णविज्म का पार्ट माना जाने लग गया, ठीक है। तो याद रखना कि ये अर्ली मेडिवल टाइम आते आते बुद्धा को विष्णु का ही अवतार मानने लग गए थे, ठीक है। इतना ज़्यादा हिंदुज़म स्ट्रांग होने लग गया था, इस वजह से भी रीज़न कहीं ना कहीं डिक्लाइन शुरू हो गया वो कोर बुद्धिज़्म का इंडिया में। बाकी 100 तंत्रिका आए, समितियाँ आए, ये सब बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं, जैनिज़्म के नहीं। याद रखना 100 तंत्रिका, समितियाँ, ये सब बुद्धिज़्म के सेक्ट्स हैं। चैत्य और विहार में डिफरेंस क्या है, चैत्य जो है वहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं, विहार में लोग रहते हैं, विहार में लोग रहते हैं, चैत्य में पूजा करते हैं। बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों पढ़ लेना, दोनों सही है। क्या पता एज इट इज रिपीट हो जाए, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, बट क्या पता कोई स्टेटमेंट दोबारा रख दे कहीं। तो जो अर्ली चैत्यग्रहास और विहारास हैं गुंटुनपल्ली में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, वो रॉक कट है। ऑब्वियसली ये सिंपल से रॉक कट ही होगा, और चैत्य भरत बहुत कम चांस है कि रॉक कट ना हो। चैत्य विहारा जो ईस्टर्न डेक्कन के वो यूजली रॉक कट है, दोनों ही सही है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है, तो सही हो गया दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पूछा है धन्य कटक एक बुद्धिस्ट सेंटर था बहुत फेमस महासंघिकास का, वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये धान्य कटका बाद में जाके लेटर सतवाहनास की कैपिटल भी बनी थी। और दूसरी चीज़ ये कि बुद्धिज़्म जो है सल्तनत पीरियड में भी कौन सा बुद्धिज़्म प्रोमिनेंट था, मैंने बताया ना, बाद में वज्रायन बुद्धिज़्म बहुत प्रोमिनेंट हो गया था मेडिवल टाइम्स में। क्यों, क्योंकि वो तंत्र मंत्र में मानते थे वो लोग। इसमें जो है कहाँ पे मिला है वज्रायन के प्रिंसिपल्स का दिख, आर्य मंजुश्री मूलकल्प, गुहा समाज, इन सब जगह इनका मिला है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मगर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैदिक एज, हरप्पन सिविलाइजेशन,
ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री की, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं और सारे फैक्ट्स को अच्छे से मन में बिठा लो, इनसे एक भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा आ गया जो किसी को नहीं आता है तो उनको छोड़ देना। अगर यहाँ से जो पढ़ाया गया यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जो ट्रिक्स आपको यूज़ करनी इनको यूज़ करो, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी याद है वो याद रखो, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू।